हेलो नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, दैट इज एरिया अंडर कर्व। तो डेफिनेट इंडिकेशन के बाद से हमारी गाड़ी थोड़ी थम सी गई थी और आज मैं फिर से आ गया हूं लेके अपना अगला चैप्टर, अपनी वन शॉट सीरीज क्लास 12 की जो चली आ रही है, जिसमें अपन ने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, देन इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये अब तक हम कवर कर चुके हैं। इनमें से अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप जा करके एंड वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन एरिया अंडर दी कर्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि आप पढ़ा रहे हो इसलिए इंपॉर्टेंट है? नहीं यार, इसलिए नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसान है। आसान है ये चैप्टर, एक आसान चैप्टर है। अलोंग विद दैट कि ये एक आसान चैप्टर है, अलोंग विद दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अलोंग विद दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्योंकि आसान है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या प्रीरिक्विजिट है सर? चलो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है, मतलब क्या आपको आना चाहिए कि आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो मैं कहूंगा यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो डिस्पाइट ऑफ कि आप सारी चीजें कर लो इस चैप्टर में, आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन तो जरूर से पढ़ के आना, नहीं पढ़े हो तो वीडियो देख के आना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करने जा रहे हैं अपन आज, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, कुछ अपने को पॉइंट्स है जो अपने को आने ही चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अपने को पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। इनको मैं कह दे रहा हूं, चलो ये प्रीरिक्विजिट्स हैं इस चैप्टर के लिए। प्रीरिक्विजिट्स क्या है? प्रीरिक्विजिट्स, प्रीरिक्विजिट्स ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हल्के हल्के आनी चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्राफ बनाना चाहिए, आना चाहिए, और हल्की ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो पहला है, हल्का सा आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी ग्राफ बनाने आने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, कब किसके अबाउट सिमेट्रिक है वो पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट दूसरी चीज अगर मैं बोलूं, एक तो ग्राफ आना चाहिए, दूसरा आपको डेफिनेटली इंटीग्रेट करना आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आप ग्राफ बनाने जानते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रखे हो, स्पेशली वो पोर्शन जहां पे मैंने ये बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन देता क्या है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने को एलजेब्राइक एरिया देता है। वो एलजेब्राइक एरिया कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, सब कुछ बढ़ाया है वहां पे। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर तो क्या हमेशा एरिया पॉजिटिव आएगी क्या? नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी मैटर करता है। ये सारी बातें वहां मैंने पढ़ा रखा हूं, तो वहां से जरूर देख के आओ, वरना यहां पे आप फंसोगे फिर। ठीक है, और ग्राफ्स की आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अपने ग्राफ, बेसिक ग्राफ खींचते कैसे हैं। तो कहीं से भी आप 11th के वन शॉट अपनी अपनी चैनल पर दे रखे हैं, तो अपनी चैनल पर आप वन शॉट जाके देख लो, मैम के हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आपको फंक्शन चैप्टर में ग्राफिकल नॉलेज भी दी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया है। तो आप वहां से ये और ये मेरे से ही कवर कर सकते हो। अगर ये दोनों चीजें आप आती हैं तो आज हम आगे बढ़ सकते हैं। आप में अगर नहीं भी आती है तो देखो बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपको आते ही आता है, वो मैं करा के दिखा दूंगा। रही बात ग्राफ्स की, तो ग्राफ आज बनाऊंगा ही, और बीच बीच में मैं बताता भी रहूंगा कि ये ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना एरिया अंडर द कर्व विथ दिस। तो पहली चीज इसे शुरू होने से पहले हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, एक चार डायग्राम हमने बनाया था जिसके हेल्प से हम सारी चीजें सीख रहे थे। याद है क्या वो चार डायग्राम? क्या वो चार डायग्राम याद है क्या? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है सर, थोड़ा आप याद दिला दो। याद आया कुछ कुछ? हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है सर, कुछ तो याद है, कुछ तो इस तरह का पढ़ाए तो थे सर, है ना। ए से बी, ए से बी, ये याद आ रहा है क्या? इधर क्या बनाया था? ए से बी। सिमिलरली यहां पे भी दोनों यही काम करना है अपने को, और यहां पे भी। एक थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, तो ये भी था आपका x इक्वल टू ए से बी, और ये था, आपको मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स
कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये अगर लेट्स सपोज A1 आ रहा है, ये एरिया पूरी A1 है, ठीक है ना। तो मैं बोला था कि इस कंडीशन में अगर मैं यही इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालता हूं, लेट्स सपोज ये A1 आ रही है, तो अगर मैं A से भी इंटीग्रेट करूं, ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, या तो ऐसा, ये एफ का ग्राफ है, ऐसा है, फाइन, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स है एफ के। अब मैं कह रहा हूं देखो, ये एरिया तो सेम ही कवर कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सेम है, वो एरिया है A1, तो एरिया मैंने आपको बता दिया A1। अब ये जो पहला केस है ना, मैंने बोला था कि A से B तक का इंटीग्रेशन है, डायरेक्शन फॉरवर्ड है, मैं आपको ये इक्वल टू A1 हटा दो, ये इक्वल टू A1 गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एरिया पूरी A1 ही है, ये एरिया पूरी A1 ही है, ये एरिया पूरी A1 ही है, और ये एरिया पूरी A1 ही, मतलब एरिया सेम है। मैं कह रहा हूं एरिया A1 ही है, एरिया मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन इस केस में क्या आंसर देने वाला है, मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू इन चारों केसेस में क्या आने वाली है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि इस केस में अगर आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा, A1 आएगा, पॉजिटिव। इस केस में -A1 आएगा, क्यों, ऑल दो ग्राफ एक्सिस के ऊपर है पर डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन बैकवर्ड है, यहां डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फॉरवर्ड है, यहां डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फॉरवर्ड है पर ग्राफ एक्सिस के नीचे है तो -A1 आएगा, और यहां पे नीचे और बैकवर्ड है तो +A1 आएगा। ये सारी बातें अपन कवर कर चुके हैं, सारी बातें अपन कवर चुके हैं। अब आते हैं अपन अगले चैप्टर, दैट इज एरिया अंडर द कर्व पे। अब ये चैप्टर अलग कैसे है और इस चैप्टर में क्या अलग चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि अब तक जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में निकाल रहे थे ना, वो अलजेब्राइक एरिया थी, वो एरिया नहीं थी। अब इस चैप्टर में अपन से एरिया पूछी है तो अपन हेल्प तो लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सॉल्व करने के लिए, पर वो एग्जैक्टली अपने को एरिया नहीं दे रहा है, वो अपने को क्या दे रहा है, अलजेब्राइक एरिया दे रहा है। तो अलजेब्राइक एरिया तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होती है, पर नॉर्मल एरिया तो या तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो नहीं होगी। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अपने एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने इंटीग्रेशन में फिर कुछ आप बातों का ध्यान नहीं दिया है। तो बेसिकली इससे अपन को डेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया निकालने के लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, कि अगर ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फॉरवर्ड, देखो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फॉरवर्ड ही होगा, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम फॉरवर्ड ही होगा। तो मान लो अगर इंटीग्रेशन फॉरवर्ड है, ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो एरिया देगा वही एरिया क्या है, एक्चुअल एरिया है। पर अगर ग्राफ एक्सिस के ऊपर है और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन बैकवर्ड है तो आप एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा देना। क्यों नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाओ, क्योंकि -A1 आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ -A1 A1 बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, देखो अगर ग्राफ एक्सिस के नीचे डायरेक्शन ऑफ एरिया फॉरवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फॉरवर्ड है तो -A1 आ रहा है, तो अब एक आप एक्स्ट्रा माइनस लगा देना, बस यही काम करना है अपने को, बस यही काम करना है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे फंक्शन के ग्राफ को, अब यही ग्राफ है, अब मुझे यही एरिया निकालनी, तो अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को ऐसे ऊपर कर देता, ऊपर बना देता, इसी को उठा के ऊपर कर देता, ठीक है, तो ये और ये में एरिया तो सेम ही आती ना। अगर मैं इसको सीधा ऐसे उठा के सीधा ऐसे बना दूं तो एरिया तो अभी भी सेम आ रही होगी। तो मोटा मोटी अपन यही काम कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन तो हमेशा ही फॉरवर्ड रहने वाला है, ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है अपन उसको एक्स एक्सिस के ऊपर कर दें, बस यही काम अपन कर रहे हैं। क्या, ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है अपन उसको एक्स एक्सिस के ऊपर कर दे रहे, बस इतना ही काम अपन कर रहे हैं। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या जाता है, एरिया अंडर द कर्व y equal to fx and x axis between x is equal to a and x is equal to b is given by mod of y, that is mod of fx dx। मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, परफेक्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। जैसे ये, अब मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट लेट सपोज a है और ये पॉइंट लेट सपोज b है, तो x इज इक्वल टू a से b, मतलब a से लेके x इज इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, मतलब इसके बीच की अपने को एरिया निकालनी है विथ x एक्सिस। तो ये एरिया क्या होने वाली है, तो आप देखकर मात्र बता सकते हो कि देखो सर ये वाली और ये वाली। अब दिक्कत क्या है, अगर आप a से b तक, अगर आप यहां पे a से b तक निकाल दो fx dx, तो ये क्या देगा, तो आप कहोगे ये नीचे वाली एरिया को तो इससे ऊपर वाले को तो प्लस में देगा, इन दोनों को माइनस में देगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फॉरवर्ड है, ये ग्राफ एक्सिस के नीचे है तो ये और ये एरिया नेगेटिव दे देगा।
तो ये नेगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव। तो जैसे ये A1 है, A2 A3 है, तो A2 माइनस A1 माइनस A3 ये दे देगा। तो मतलब अपने को आंख बंद करके अब ये नहीं लगाना है, अब अपने को आंख बंद करके ये फॉर्मूला नहीं लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इतनी ही बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई थ्योरी है नहीं चैप्टर में सच। ठीक है, तो अपने को कैसे करना है, तो वही अपना भैया क्या बोल रहा है, देखो अपना भैया मतलब अपना जो नोट वन है क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ वाई निकालो। मतलब क्या है, मतलब ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का कर्व था ना, तो अपने को वाई को नहीं इंटीग्रेट करना है, डेफिनेटली अपने को मॉड वाई को करना है। मॉड वाई से क्या हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो एफ एक्स से अगर मॉड ऑफ एफ एक्स अपन चेंज करते हैं ना, तो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है, एग्जैक्टली से ऊपर चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस लॉजिक से अगर आप यहां पे मॉड ऑफ एफ एक्स ले लो, ये तो एफ एक्स का ग्राफ था, मॉड ऑफ एफ एक्स ले लो, तो ये ऐसे उठ करके ऐसे आ जाएगा, और ये नीचे वाला ऐसे उठ के भैया ऐसे आ जाएगा। ये समझ आ रहा है, तो ये और ये एरिया तो सेम ही होगी, देखो ये एरिया और ये एरिया भी सेम ही होगी। अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो मॉड ऑफ एफ एक्स को, तो ये देखो ये नया ग्राफ कुछ ऐसा है, नया ग्राफ कुछ ऐसा है, ये जो पिंक से बना रखा है ना, ये पिंक वाला जो है ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ एफ एक्स। आ रही बात समझ में। अब आपकी कोई जो एरिया निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपकी एंटायर एरिया क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। मुझे आपको ये पूरा अच्छे से लॉजिक समझ में आता है कि क्यों यहां पे मैंने मॉड वाई लिया है। ठीक है, तो ये अपना मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये अपना फॉर्मूला हो जाने वाला है। तो आज के बाद अपने को इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट होता है डन, इसी के साथ अपना फर्स्ट पॉइंट होता है डन। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ वाई, वाई एक्सिस विल बी व्हाट। अब सेम काम y एक्सिस पे भी कर लेते हैं, देखो y एक्सिस पे भी कर लेते हैं। y एक्सिस पे भी मान लो कर्व कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो फिर से वही बात बोलूंगा, मान लो यहां कहीं a है और यहां कहीं b है, तो y एक्सिस पे जब इंटीग्रेट करो, मतलब y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हो, तो इन दोनों के लिए तो पॉजिटिव देगा, इसके लिए नेगेटिव दे देगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मॉड ऑफ एफ वाई के लिए करो, किसके लिए करो, मॉड एक्स। अब यहाँ x बराबर एफ वाई है, तो मॉड एक्स करोगे तो मॉड एफ वाई आएगा। मॉड एफ वाई क्या करेगा, ये जो नीचे वाला रीजन है इसको भी ऐसे बना देगा। तो अब ये और दोनों एरिया सेम होंगे, तो अब अगर आप निकालोगे तो ये एरिया भी पॉजिटिव ली जाएगी, तो तीनों एरिया पॉजिटिव ली जाएगी, तो इसका आंसर अपना क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक तरीका ये भी है करने का कि आप जैसे कर रहे हो वैसे करो इंटीग्रेट। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड तो यही तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका हमेशा सही देगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डेफिनेटली इंटीग्रेट करो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो पॉजिटिव देगा, यहां से यहां तक भी पॉजिटिव देगा, यहां से यहां तक नेगेटिव देगा ना, जब आंसर आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देना। कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं जैसे फॉलो करूंगा, अगर आप वैसे करते हो तो वेल एंड गुड, ये मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है कि अपन मॉड एफ एक्स ले लेते हैं, सो दैट जैसे यहां पे ऊपर कर दिया था यहां पे भी इधर कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आ जाओ इसी के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या अपने पास क्वेश्चन है, अपने को एक्स एक्सिस और इसके बीच में और लाइन जो है लिमिट बिटवीन -1 एंड 2 के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो अपन ग्राफ क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना। अपना क्या है, 0 1 और 2 क्या है, रूट देख लो, 0 1 2। तो ग्राफ बनाने जाओगे तो कैसा ग्राफ आता है पता है ना, वेवी कर्व स्क्रीन से बना सकते हो ग्राफ, ये ऐसा ही आता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके। ठीक है, कहां से कहां तक, -1 से लेकर के, मतलब -1 कहीं यहां आएगा, अब -1 प्लॉट कर ले रहा हूं, देखो -1 कहीं यहां आएगा, -1 से लेकर के कहां तक, 2 के बीच में, मतलब यहां तक के बीच में, मतलब ये एरिया अपने को निकालनी है। तो आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो। अब आप सोचोगे अगर, तो आप कहोगे कि सर देखो ये वाली एरिया तो नेगेटिव आएगी, ये वाली एरिया भी नेगेटिव आएगी, तो सर अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां आंख बंद करके इंटीग्रेट कर दूं, क्या x, अगर मैं आंख बंद करके इंटीग्रेट कर दूं किसको, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अलॉन्ग विद दैट dx, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां तक, -1 से लेकर के 2 तक, आंख बंद करके देखो, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दूं, तो होगा क्या, मुझे ये और ये एरिया तो नेगेटिव में मिल जाएगी ना, तो दिस एरिया माइनस माइनस, तो मुझे टोटल एरिया नहीं मिली ना, मुझे टोटल एरिया दिस प्लस दिस प्लस दिस चाहिए। ये भी एरिया जो है ना, इसको भी प्लस में, ये जो एरिया है ना, ये तीनों एरिया प्लस करके चाहिए मुझे यार, और ये दोनों एरिया तो ये डेफिनेशन क्या नेगेटिव एरिया दे रहा है, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो आओ इसको सही करते हैं, और इस दिक्कत को सही करते हैं।
कैसे सही कर सकते हैं? मैं बोलूंगा ये जो भी फंक्शन है ना, इसको यहाँ पे तो ये नेगेटिव एरिया दे रहा होगा, तो मैं जब इसको -1 से 0 तक इंटीग्रेट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर लगा लूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां से यहां तक बीच में नेगेटिव ही आंसर दे रहा होगा, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर लगा लिया। या फिर इसी को कहने का ये तरीका है कि ये नीचे फंक्शन था ना, तो अगर मैं y के जगह पे y को, अगर देखो y इक्वल टू ये फंक्शन था, y इक्वल टू ये था, अगर मैं y के जगह पे -x, x-1, x-2 इसका ग्राफ बना दूं, तो y की जगह पे अगर मैं -y से रिप्लेस करूं तो ग्राफ जो x एक्सिस के नीचे होता है ना, वो अपनी रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट लेके ऊपर चला जाता है। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ था वो ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये एरिया सेम आ जाएगी। आई बात समझ में? तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। जो मैंने पहला तरीका बताया, पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये था कि आपको पता है ये इंटीग्रेशन नेगेटिव आने वाला है, -1 से 0 वाला, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा लो ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। पहला तरीका। दूसरा कि अगर आपने माइनस पहले लगाया इस पूरे फंक्शन में तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और एरिया पॉजिटिव आ जाएगी। दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² -3x + 2, तो x³ एंड -3x, तो -3x² है ना, 2x प्लस -3x² +2, तो +2x, ये टाइम्स ऑफ dx, ठीक है ना। अब सेम काम देखो 1 से 2 के भी बीच में करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर मैं 0 से 1 तक लिखूं तो क्या होगा, 0 से 1 तक जो फंक्शन है एंटायरली उसी फंक्शन को लिख दो, तो आप लिख दो x³ -3x² + 2x साथ में dx। और फिर से क्या करूं, जब आपको 1 से 2 तक के बीच का इंटीग्रेशन करना हो तो फिर से माइनस ले लो, फिर से क्या ले लो, माइनस ले लो। माइनस क्यों? क्योंकि ये भी ग्राफ एक्सिस के नीचे है, तो फिर से क्या लगा लो, x³ -3x² + 2x। डन। इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ ना। इस चैप्टर में इस चैप्टर में मैं कई जगह DIY लिखूंगा, मतलब DIY, डू इट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सिंपल है यार, ये भी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, ठीक है यार। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई और इसमें बीच में निकालना है, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू दिस और ये इन दोनों के बीच में निकालना है, तो फटाफट से और निकाल लेते हैं एरिया। कैसे आएगा एरिया, देखो ये आ गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई इक्वल टू e⁻⁻x। अब y इक्वल टू e⁻⁻x कैसा होता है ग्राफ, देखो y इक्वल टू, अब बस यही छोटे छोटे ग्राफ पता होने चाहिए आपको। e⁻⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें x एक्सिस ये हो गया, अच्छा 0 और 1, x इक्वल टू 0 मतलब होता है, देखो ध्यान से समझना, x इक्वल टू 0 मतलब होता है ऐसी लाइन जिसपे x हमेशा 0 है, यानी y एक्सिस होता है, y एक्सिस। और x इक्वल टू 1 मतलब ऐसी लाइन जिसपे x हमेशा 1 है, तो x हमेशा 1 है, कौन सी लाइन हो गई, कहीं यहाँ आएगी, x इक्वल टू 1, ये हो गई आपकी x इक्वल टू 1, ये हो गई आपकी x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है आपकी x इक्वल टू 0। एरिया क्या आई, ये वाली एरिया आई, ये आई एरिया बाउंड हुई, एरिया बाउंडिंग लिखा था ना, तो ये आई। अब ये एरिया बाउंडिंग आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बात है नहीं अब हमारे लिए। देखो 0 से 1 तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 0 से 1, यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 से 1 तक कर्व क्या है, e⁻⁻x dx, ये e⁻⁻x आ जाएगा अपॉन -1, साथ में क्या आ जाएगा 0 1, और लिमिट इंटरचेंज कर दो तो 0 पुट करोगे तो 1 - 1/। अब यहाँ रखना हमेशा एरिया पॉजिटिव आनी चाहिए, अब अगर कभी भी एरिया नेगेटिव आई तो समझ जाओ आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। y एक्सिस y इक्वल टू tan इनवर्स x, अब y के रिस्पेक्ट में निकालना है इस बारी, आप निकाल के किसी के भी रिस्पेक्ट में सकते हो, बट अब एक बार आपको y का भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x के लिए ये दो लाइनों की भी जरूरत पड़ती है अपने को, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ रहता है, ये ग्राफ जो है ऐसे, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में कहाँ तक y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन खींच लो, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है, समवेयर यहाँ लाई करेगा, y इक्वल टू 1। अच्छा y इक्वल टू 3/2 1.5, ये 1.6 समथिंग होता है, 3/2 यहीं कहीं लाई करेगा, देखो ठीक है ना। ये क्या होता है, ये π/2 होता है, π/2 मतलब 1.6 समथिंग,
ये होता है -5/2। तो अब कौन सी एरिया आई बीच में, क्या बोला था देखो, बिटवीन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये रहा, दिस कर्व, तो कर्व ये रहा, y इक्वल टू 1, मतलब अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है ना, ये अपना आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अपन कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में अपने को क्या करना रहता है, फंक्शन ऑफ वाई लेना होता है। तो यहां से आप खुद ही देखो, अगर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है, तो क्या आप यहां से ये कह सकते हो कि x इक्वल टू tan y है। मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको tan y का करना है। अब क्योंकि पूरा ग्राफ इधर है x एक्सिस के, तो अपने को कोई टेंशन है नहीं, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3/2 तक, 1 से लेकर के 3/2 तक, और साथ में लगा लो dy। अब tan y का क्या होता है, ln mod sec y। ठीक है ना, कहां से कहां तक लिमिट पुट कर लो, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, ये आपका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है तो बताइएगा कि हाँ जी सर, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड gx बिटवीन लिमिट दिस एंड दिस कैन बी गिवन एज। अच्छा, अब दो लाइन के बीच की एरिया, मतलब अब दो कर्व के बीच की एरिया पूछ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ये अपना कोई फंक्शन है और एक कोई ये फंक्शन है। ठीक है, एक का नाम मैं दे दे रहा हूं, ये इसका नाम दे दे रहा हूं fx, इसका नाम दे दे रहा हूं gx। अगर कोई बोलता है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड gx, ठीक है ना, बिटवीन एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, तो दो कर दे दिया है, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, और लिमिट भी दे दिया। अगर ऐसा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अपन क्या बोलते हैं, पहले तो भाई लाइन ही खींच लो, तो ये x इक्वल टू a मान लो, ये x इक्वल टू b मान लो। तो अपने को वो एरिया कवर करना है डियर स्टूडेंट्स, वो एरिया कवर करना है जो जिसका बोथ एंड हमेशा यही दोनों कर्व हो, जिसके एनसर्कलिंग में हमेशा यही दोनों कर्व हो। जैसे जैसे देखो, अभी आप ये वाला एरिया नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नीचे वाला एंड कुछ और है, मतलब दोनों एंड क्या होगा, दोनों एंड में यही दोनों कर्व होने चाहिए। तो वो जो अपना एरिया आता है डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ये वाला एरिया आता है, देखना, और ये वाला। ठीक है, ये दोनों एरिया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आता है। तो भी निकालने का क्या तरीका होता है, तो ये निकालने का तरीका कुछ ये है, मॉड ऑफ y1 माइनस y2, मतलब किसी मान लो इस ये है y1 इक्वल टू fx, ये है लेट्स सपोज y2 इक्वल टू gx। तो y1 माइनस y2 मतलब fx माइनस gx, तो मॉड ऑफ fx माइनस gx, मॉड ऑफ fx माइनस gx। तो मॉड ऑफ fx माइनस gx अगर आप करते हो, तो मॉड के अंदर में fx माइनस gx, ये किस लिए किया जा रहा है, अगेन वही चीज की एरिया हमेशा हमारा पॉजिटिव आए, इसीलिए मॉड ऑफ fx माइनस gx किया है। अपने को क्या याद करना है, ये तो अपना थ्योरेटिकल चीज होगी, अपने को क्या याद रखना है, ये वाला चीज, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बार बार मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा, बोलूंगा भी, क्या, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, देखो ए से लेकर के ये पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये नीचे वाला कर्व ऊपर चला गया है, तो जिस भी पॉइंट के बाद कोई एक कर्व दूसरे के ऊपर चला जाए, उस पॉइंट पे ब्रेक करो। तो ये लेट्स सपोज x इक्वल टू सी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ए से सी तक करना है। अच्छा, ए से सी में कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो आप कहोगे सर gx वाला ऊपर है, fx वाला नीचे है। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, तो फिर इसको gx माइनस सॉरी g माइनस एफ लगा लो, g माइनस एफ साथ में dx कर लो, प्लस सी से डी में, सी से बी में, सॉरी सी से बी में क्या ऊपर है, f ऊपर है, तो इसको f माइनस जी लगा लो, f माइनस जी लगा लो, साथ में इसको dx लगा लो। अब एक बात ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिएगा, यही चीज तो ये भी कह रहा है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर एफ जी एक्स से बड़ा है, एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स रखो, अगर जी बड़ा है तो जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दो। तो वही चीज यहां भी हमने करी है। तो शॉर्टकट अपन क्या कह रहा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करो, अगर कहीं ये चीज चेंज हो रही है तो उस पॉइंट के बाद ब्रेक कर दो। सेम काम अपन कैसे का साथ कर सकते हैं, y एक्सिस पे भी दो अगर दिया हुआ, x के फॉर्म में अगर दो दिए हो तो भी वही कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ये देखो, अगर मान लो अपने पास ये फंक्शन दे रखा है कुछ ऐसे, और इधर कोई ऐसा, ठीक है ऐसे। अब अपने को मान लो दे रखा है ए वाई इक्वल टू ए से बी, तो ये वाई इक्वल टू
ये y इक्वल टू बी है, ये y इक्वल टू ए है, मान लो यहाँ से यहाँ तक करना है। तो अगेन अपना वो इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो एरिया होनी चाहिए जिसके दोनों तरफ यही दोनों कर्व है। तो जैसे ये देखो, हर तरफ यही दोनों कर्व है, ये देखो। इसमें भी क्या तरीका होता है, इसमें होता है मॉड x1 माइनस x2। देखो मॉड x1 माइनस x2 या मॉड f ऑफ y, क्योंकि अब y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy, f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy। फिर से वही काम करना है। अब की बार अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के बजाय हम ये कहेंगे कि कौन सा कर्व ज्यादा राइट वर्ड्स है, कौन सा कर्व ज्यादा राइट वर्ड्स है। तो जैसे ये पॉइंट मान लो, ये तो पता था x इक्वल टू ए है, ये तो पता था x इक्वल टू बी है, इस पॉइंट देखो इसके अराउंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं कह दे रहा हूँ x इक्वल टू सी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन a से c तक करूँ, a से c तक करूँ, तो a से c तक में ज्यादा राइट कौन है, तो चलो इसको मैं f बोल देता हूँ, इसको मैं g बोल देता हूँ। तो ज्यादा राइट में f है, तो अपना आ जाएगा f माइनस जी टाइम्स ऑफ dx प्लस c से लेकर के b तक अगर बात करूं तो ज्यादा राइट में कौन है, g है, तो g माइनस एफ टाइम्स ऑफ। यही अपना तरीका होता है, यही अपना शानदार सा तरीका है। यही देखो लिखा है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है, आज वो क्वेश्चन कर लेते हैं, आज फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है अपना, साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में पूछा है ना। तो अपना क्या आता है साइन एक्स, अपना ग्राफ साइन एक्स का कैसा है, ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, 0 से 2 पाई तक का बना दिया, ज्यादा हो जा रहा है नीचे, यस ये हो गया परफेक्ट। अब अगर मैं कॉस एक्स का बनाऊं, तो कॉस एक्स का यहाँ से शुरू होगा, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अपने को क्या बोलना है, 0 से 2 पाई/3, तो ये पाई होता है, यहीं कहीं से पूछ रहा है, पाई से भी छोटा, यहीं कहीं है 2 पाई/3 देखो, क्योंकि पाई पे 0 होता है, तो पाई पे तो 0 होता है, तो पाई से छोटा है, ये पाई यहाँ है, तो पाई ना होकर के ये कहीं पे ये है 2 पाई/3 देखो। तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए, देखो 0 से लेकर के 2 पाई/3 तक के बीच में, इन दोनों के बीच का एरिया, देखो ये वाला एरिया देख सकते हैं अपन एक, अगर मैं एरिया प्लॉट करने पर ही आ जाऊं, देखो एक तो ये वाला एरिया होगा, देखो दोनों तरफ यही है, एक ये वाला एरिया होगा, ये ठीक है। तो फिर कैसे कर सकते हैं अपन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या जरूरी होगा कि ये वाला पॉइंट आपको पता हो, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट चीजें चेंज हो रही हैं। अपने को पता है कहाँ पे सेम होते हैं दोनों, पाई/4 पे। तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसको 0 से पाई/4 तक करूँ इंटीग्रेट, 0 से पाई/4 तक करूँ, तो कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व ऊपर है, तो आप कहोगे कि सर 0 से पाई/4 के बीच में ये वाला कॉस वाला कर्व ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स along with that add a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ। आगे देखो ऊपर वाला कौन सा है इस बार, अब साइन है, तो यहां लिख दोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलॉन्ग विद दैट dx, कहां से, पाई/4 से लेकर के, पाई/4 से लेकर के कहां तक, ये पॉइंट अपना क्या था, 2 पाई/3 था, ये पॉइंट क्या था, 2 पाई/3 था, 0 से लेके 2 पाई/3 तक, दिस इज इट। इसको सॉल्व करेंगे, आपने आपका आंसर ले लेना, आपके आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। यहां तक नहीं लग रहा है मुझे कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। सेम वही है, tan इनवर्स x cot इनवर्स x है, इसको भी कर सकते हैं अपन, कैसे, सेम तरीका। तो ग्राफ तो यार इतना पता ही होना चाहिए, अब यही बता रहा हूँ ना, अगर ये सब ग्राफ्स नहीं पता है, थोड़ी तो मुश्किल आएगी ही आएगी, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए कह रहा हूँ ग्राफ्स पे थोड़ी पकड़ बनाइए। एक तो ये हो गया, और एक भाई कैसे होंगे, एक भाई ऐसे होंगे, बस ठीक है। ये हो गया अपने दोनों ग्राफ। अपने को कहां से कहां तक बोला है, x इक्वल टू 1/2 से 1/3 तक, अब 1/2 तक, अब 1/2 देखते हैं सबसे पहले कहाँ होगा। तो 1/2 से पहले बताइए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों किस पॉइंट पर सेम वैल्यू देते हैं, तो 1 पे सेम वैल्यू देते हैं ना, दोनों 1 पे पाई/4 देते हैं, तो ये x इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1/2 कहाँ लाई करेगा, 1/2 समवेयर हेयर लाई करेगा। देखो इसी तरह अंदाजा लगाना अपने को, 1/2 कहीं यहाँ लाई करेगा, अच्छा 1/3 कहाँ लाई करेगा, सॉरी 3 कहाँ लाई करेगा, 3 कहीं यहाँ लाई करेगा। अपने को अगर एरिया चाहिए तो क्या एरिया हो जाएगी, तो आप कहोगे सर एरिया हो जाएगी एक तो ये वाला छोटा पोर्शन, एक तो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाने वाला है, देखो आंसर अपना क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, ये आपका क्या है, ये 1/2 है, ये क्या है 3 है, तो आपका आ जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, अलॉन्ग विद दैट आप क्या लगा लोगे, dx। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर के 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक अपर कर्व क्या है, टेन इनवर्स एक्स, अपर कर्व क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये पूरा के साथ भी dx। अब बस इसी को सॉल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब याद रखना, ये नहीं करना है ना कि आपने को इसको और इसको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़े, ये काम नहीं करिएगा। कुछ ये करने वाले थे क्या आप, ये सोच रहे थे क्या कि दोनों का अलग, अरे यार जब इसको इंटीग्रेट करना होगा ना, तो आप इसको π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगा। अगर आप ये सोच रहे होगे तो अरे माशाल्लाह, भगवान बचाए, आप इसको π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा। अब करिएगा, π/2 का तो इजी, मतलब इजी है, 2 टेन इनवर्स एक्स का आप कर लीजिएगा, ये ऐसे करिएगा। और इसका कैसे करना है, इसको π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 3 2 टेन इनवर्स एक्स, इनफैक्ट टेन इनवर्स एक्स अलग से निकाल लीजिएगा और यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस π/2। अब ये पूरा आपको करना बहुत आसान है। अब बताओ, अब तो बहुत ईजी हो गया ना। तो ये था अपना पूरा पोर्शन, इस तरह से अपन ने क्या करा, ये दोनों क्वेश्चन को भी हिला दिया। अब ये क्वेश्चन आप एक अपने से कर सकते हैं, बिल्कुल होमवर्क है, देयर इज नथिंग टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं एरिया अंडर द कर्व में, एरिया बाउंडेड बाय मल्टीपल कर्व्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए डियर स्टूडेंट्स, एरिया बाउंडेड बाय मल्टीपल कर्व। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक से ज्यादा कर्व आ जाए, अगर एक से ज्यादा कर्व आ जाए तो क्या करना है। अब इसे एक से ज्यादा तो थे ही, दो ही थे ना पिछले केस में, दो से भी ज्यादा आ जाए तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। जो लॉजिक वहां बोला था वही लॉजिक यहां भी लगेगा, क्या कि जो बाउंडेड एरिया है वो हर एक कर्व को टच कर रही होगी। जैसे दो कर्व था अब तक, तो जो बाउंडेड एरिया थी ना वो दोनों कर्व को टच कर रही होनी चाहिए थी। ये था अपना एरिया बाउंडेड कर्व, टू कर्व। अब अगर मल्टीपल कर्व भी आ जाए, 5 कर्व आ जाए, तो वो जो बाउंडेड रीजन होगा वो पांचों को टच कर रहा होगा। बस इतना ही अपना कहना है, बस इतना ही अपना कहना है। जैसे आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, अब मैं थोड़ा कर्व बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कर्व आपका ऐसा है, दूसरा कर्व आपका ऐसा है, तीसरा कर्व कैसा है, ऐसा है, और लेट्स सपोज ऐसा है, और चौथा कर्व आपका ऐसा है, ठीक है ना। मैं नाम दे देता हूँ सबको, ये F1 है, F2 है, F3 है, और ये आपका F4 है। अब आप बताओ कि एरिया बिटवीन दिस रीजन क्या होगा। तो कोई चारा ही नहीं है कि इस एरिया के अलावा कोई एरिया हो। क्यों एरिया होगी, क्योंकि ये एरिया जो बाउंड्री रीजन है ना, ये इन चारों कर्व को टच कर रहा है। देखो इन चारों टर्व को टच करते हुए बन रहा है ये, ठीक है। तो अगर इसका अपने को एरिया निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, अपने को एंड से एंड पॉइंट, अब देखो निकाल अपन वाई एक्सिस पे भी सकते हैं, एक्स एक्सिस पे भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक फील आ गई होगी। अब मैं एक्स एक्सिस पे आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से अपन सोचेंगे। तो पहले तो मैं एंड पॉइंट्स निकाल लूंगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट्स और राइट मोस्ट पॉइंट, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो। अभी आप y के रिस्पेक्ट में करते तो आप लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट निकाल रहे होते। आया क्या समझ में, फील आई क्या इस चीज की, कि अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट ढूंढ रहे होते। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो। अब जिस जिस पॉइंट के हिसाब से देखो, अपर कर्व पे चलते जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही करना ही अपने को, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जहां जहां पे भी अपर कर्व चेंज हो रहा है या लोअर कर्व चेंज हो रहा है, वहां पे ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन। क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जैसे ये पॉइंट पे देखो, इसको मान लो x इक्वल टू बी, सॉरी इसको b मत मानो, b एंड वाले को ही मान लो, ठीक है ना। ये आपका b है, ये बीच आया c, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, इसको मान लो d। तो अब अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, देखो चलो मैं नेमिंग थोड़ा सा नीचे जो एक्सप्रेशन दिया है उसके हिसाब से कर देता हूँ। नीचे भाई ने एक्सप्रेशन लिख दिया है, फिगर नहीं बनाया है। शानदार शानदार। तो ये देखो F2 माइनस F1, ये F2 है, ये F1 है, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है, F2 माइनस F1 dx, तो A से B के बीच में, ये A से A B C D है, सॉरी ये A B C D है। तो A से लेकर के B तक में F2 माइनस F1,
देखो F2 माइनस F1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व A से लेकर B तक के बीच में। अब देखना B से लेकर के C के बीच में, B से लेकर के C के बीच में क्या किया है, B से लेकर के C के बीच में F3 माइनस F1। अच्छा कर्व भी कुछ और बनाया है, एकदम इसको कट करो यार, कर्व भी कुछ और है। तो मुझे लगा स्टैंडर्ड कर्व है, इसको एक बार के लिए गोली मारो। अभी बताता हूँ इसको, अभी बताता हूँ, रुको। ये लो, फिल कैसे करना होता है, फिल कलर ब्लैक। चल हट, देखा अपने पास टेक्नोलॉजिया है, टेक्नोलॉजिया, ठीक है ना। अब अपना कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब इस पूरे का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक के बीच में, A से लेकर B तक, साथ में क्या लगा दो dx प्लस। अब देखो, अब ध्यान से देखना, B से C में क्या होगा, ठीक है ना, B से C में क्या होगा, देखो अपर कर्व, अपर कर्व अब क्या बन गया है, अब ये F1 था, ये मान लो F3 है, मान लो F3 है, ये वाला F3 है, ये वाला F4 है। सही था यार, सही लिखा था, मैं फालतू मिटा दिया, कोई नहीं, टेक्नोलॉजी दिखाना था आपको, दिखा दिया। प्लस इंटीग्रेशन, अब क्या लिखना है, इंटीग्रेशन। अब देखो B से C के बीच में क्या हो जाएगा, B से C के बीच में क्या हो जाएगा, तो B से C के बीच में अपर कर्व क्या हो जाएगा आपकी बार, F3 हो जाएगा, F3, और लोअर कर्व क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1, ठीक है। सिमिलरली आगे भी चलेंगे तो, आगे भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे चलोगे तो C के आगे अपर कर्व तो अभी भी F3 रहेगा, लोअर कर्व F4 हो जाएगा। तो C के आगे अपर कर्व तो अभी भी F3 रहेगा, लोअर कर्व F4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, एक बार बताइएगा, एक बार बताइएगा क्या ये पूरी बात समझ में आती है, फील आती है इस चीज की या नहीं। एकदम एक नंबर फील आनी चाहिए आपको कि हाँ जी सर जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा टेक्नोलॉजिया रिवर्स करके, टेक्नोलॉजिया रिवर्स करके दिखाऊंगा। यस, यही आपका F3 था और ये आपका F4 था। देखो यही सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, है ना, पढ़ पढ़ के अपन ने सही डायग्राम बना दिया था, बस थोड़ा सा घबरा के अपन हटा दिए थे। देखो सेम एग्जैक्ट वही सेम चीज है, ठीक है ना, यही अपना एरिया बाउंडेड है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। अब जैसे मैं इसमें एक और ग्राफ निकाल दूं, जैसे मेरा मन कर रहा है ना, मैं इसमें एक और ग्राफ निकाल दूं। जैसे मान लो मैं एक ऐसा ग्राफ निकाल दूं, F5 निकाल रहा हूं, देखो ये देखो, एक F5 निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे निकाल रहा हूं, ये देखो, ये क्या है F5, मान लो निकाल दिया, ये इन जनरल केस मान लो मैंने निकाल दिया, सॉरी, अभी भी एरिया सेम ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्व में F1 F2 F3 F4 F5 के बीच की एरिया पूछ रहा हूं तो अभी भी एरिया सेम ही आएगी। आप कहोगे सर ये F5 के साथ ये एरिया जो है कुछ शेयर कर रही है क्या, मैं कहूंगा हाँ यार, ये देखो एक पॉइंट तो शेयर कर रही है ना यार, यही एक पॉइंट सही, पर ये एरिया इस F के साथ कुछ तो शेयर कर रही है ना, तो ये एरिया बिल्कुल सही, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी अगर मैं इस F5 के जगह इस F5 को मैं ऐसे बना देता, ऐसे बना देता, तो इस एरिया और इसके बीच में, इसके इस एरिया और इसके बीच में कोई भी टच करने वाला पोर्शन नहीं है ना, ये जो बाउंड्री रीजन है वो इस बार इस कर्व को कहीं टच तो नहीं कर रहा है ना, तो फिर ये कोई रीजन नहीं है, फिर ये कोई बाउंड्री रीजन नहीं है। फिर हम बोलेंगे F1 F2 F3 F4 F5 के बीच में कोई भी बाउंड्री रीजन नहीं है। ये नहीं बोलेंगे बैठा के किसी तरह आंसर निकाल दे, ये नहीं करना है। अगर ये एरिया जो आ रही है वो इन सब के साथ टच नहीं है, जैसे इसके साथ टच नहीं है तो बोल दो कि नहीं। एक भी पॉइंट के लिए टच है तो हाँ ये बाउंड्री रीजन है, अगर एक भी पॉइंट के लिए टच नहीं है तो आप बोलोगे कि बिल्कुल कतई नहीं है, ठीक है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बाउंड्री एरिया, प्रॉपर बाउंड्री एरिया मतलब समझ गया ना, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द कर्व्स मे बी वन पॉइंट ओनली। जैसा कि एग्जांपल दिया मैंने, एक पॉइंट का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इन द अबव डायग्राम area bounded by F5 with remain F5 will contribute only at one point in the boundary of the, शानदार पॉइंट, मजा आया कि नहीं मजा आया बताना, कि ये जो F5 भैया है ना, ये F5 भैया सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट के लिए आपको क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर भी ये एरिया बिल्कुल सही, चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, चंगा सी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक पॉइंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, इफ रिक्वायर्ड पॉसिबल मेक
लेंथ ग्राफ ऑफ एरिया, मेक ग्राफ ऑफ एरिया, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो ग्राफ बनाओ, मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल होगा, ग्राफ बन रहा होगा। देयर इज नो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू fx, x इक्वल टू x एक्सिस, बट इफ देयर इज नो ऑप्शन देन, अब देखना एक और टाइप की चीज दिखाता हूं आपको, एक और चीज इधर बीच में पूछा है तो आपको एक और चीज दिखाता हूं। हाँ देखो, इसमें मान लो ये हो, ये है, ये है, ठीक है। अब जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं आपके लिए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और लेट सपोज अपने को एरिया निकालनी है, लेट सपोज अपने को एरिया निकालनी है, क्या चला गया, क्या चला गया, लेट सपोज अपने को एरिया निकालनी है, ये और ए के बीच की, ए और ए के बीच की एरिया निकालनी है ना, ये अपने को निकालनी है। तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, ठीक है छोड़ो, जैसे अपने को ये एरिया निकालनी है, ठीक है ना, ठीक है, ये कोई ग्राफ है अपना y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई ग्राफ है अपना y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई, अब मुझे कोई बोले कि एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू ए, इसके बीच के बाउंडेड एरिया निकाल दो, इसके बीच की बाउंडेड एरिया निकाल दो, कोई पूछता है आपसे, तो कई महानुभाव क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये ना ये वाली एरिया पूछ रहा है, इसके बीच की बाउंडेड, अरे अरे मेरे भैया, वो बाउंडेड एरिया पूछ रहा है, ये एरिया बाउंडेड है क्या, ये अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी तक ये कभी टच ही नहीं करेगा, कभी बंद ही नहीं होंगे इन्फिनिटी तक। आप अगले अगले लॉजिक पे आएंगे, अगले लॉजिक पे आएंगे, है ना, ये कहेंगे सर इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा सर, है ना, तो ये बाउंडेड ही नहीं होगा, ये बाउंडेड ही नहीं होगा, तो ये कर्व बाउंडेड एरिया पूछा है, तो बाउंडेड एरिया बाउंडेड रीजन ही नहीं है, तो एरिया किसका निकालोगे। अरे मैं कहूँ ये चीज ओपन है, इसकी एरिया निकालो, वो एरिया आएगी क्या, एरिया हमेशा किसकी आती है, ऐसे बाउंडेड रीजन होता है, कोई लूप होता है, इसकी एरिया आती है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे ओपन अनबाउंडेड रीजन उसकी एरिया निकाल लोगे, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी यार, मतलब निकाल ही नहीं सकते हो। पर अगर मान लो कुछ बच्चे और क्या कहेंगे कि सर ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। मैं कहूँगा कैसे पता लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, कहेंगे सर लग रहा है क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब तुमने मेरे लिमिट का लेक्चर ही नहीं देखा है। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि ये लग रहा है वाली चीज नहीं बोलते, है ना, क्योंकि दोनों केसेस मैंने कराए थे, e की पावर माइनस एक्स वाला भी कराया था, ये भी कराया था, कि कई बार ये जो लग रहा है ना कि डिस्टेंस छोटी होती जा रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कई बार एग्जिस्ट करती है, कई बार एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एरिया जस्ट बिकॉज ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इससे आप निकालना चाह रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं है, कोरी बकवास है। तो मतलब यहां पे ये जो है ना डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लिखोगे चुपचाप नो बाउंडेड रीजन। अगर कभी भी आपके पास ऑप्शन में आ जाए नो बाउंडेड रीजन, तो आप बिल्कुल लिख दोगे नो बाउंडेड रीजन। अब भगवान करो ये मतलब मानो कि ये क्वेश्चन मेंस में आ गया, ये चारों में से ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे मन में सोचना माफ किया, एनटीए को माफ किया, जाओ एनटीए तुमको माफ करता हूं जाओ। और एनटीए को माफ करने के बाद ये मान लो बी था, तो आप इंटीग्रेशन बी से ए तक क्या लगा दो, एफ एक्स डी एक्स लगा दो। क्या ये करना सही है, क्या ये आपको बाउंडेड रीजन का एरिया देगा, अरे भैया बाउंडेड है ये नहीं, रीजन का बना रहा है, लेकिन माफ किया एनटीए, माफ किया एनटीए करके ये करके आ जाना, छोड़ के भी आना कि सौम्य सर तो बोले थे कि अगर नो बाउंडेड है तो नो बाउंडेड लिखूंगा, तो पांचों ऑप्शन ढूंढ करके नो बाउंड बना दो, ऑप्शन ही नहीं ढूंढ पाओगे पांचवा, समझ में आया। तो देयर इज नो बाउंडेड रीजन बाय द कर्व दिस एंड एक्स इक्वल टू ए, जैसा कि मैंने पिछले केस में बनाया है, ये वाला केस में बनाया है, बट इफ देयर इज नो ऑप्शन देन गिव द शेडेड एरिया एज आंसर। मतलब ये जो शेडेड एरिया है इसी को आपको आंसर देना है, तो आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया। सही करा है ना, हाँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कहां से कहां तक, बी से लेकर के ए तक के बीच में, और कोई चारा आपके पास बचता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, आप आगे चलते हैं। इफ द एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज गिवन देन, अगर मान लो सिंपल आपको एक कर्व दे दे, अब पूछे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो हो ना हो वो कर्व में क्या होगा, एक क्लोज लूप बन रहा होगा, हो ना हो उस कर्व में एक क्लोज लूप बन रहा होगा। हाँ जी, क्लोज लूप ऐसे क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है, लूप वैसे भी क्लोज्ड ही होता है,
क्लोज लूप का कोई सेंस नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सिंपल कर्व दे दे और बोल दे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो क्या होगा, वहां कोई ना कोई क्लोज लूप बन रहा होगा जिसका एरिया निकालना है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जो आपका स्टैंडर्ड एलिप्स होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये स्टैंडर्ड एलिप्स होता है ना, कि आपने अगर आपने पढ़ रखा है, आपका चैप्टर क्या नाम है, एलिप्स, है ना, और आपको पता है कि ये वैल्यू जो है a,0 होती है और ये कोई वैल्यू 0,b होती है ना, ये a है ये b है, तो इसकी जो एरिया आती है ना वो पाई मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b आती है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही जनरल बता दिया। इन सर्टेन केसेस विच इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड वी जस्ट नीड टू नो विच ऑफ द टू फंक्शन लाई अबव। ये बहुत शानदार। कई बार ऐसा होगा ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा कि आपको उसका ग्राफ ही नहीं पता होगा। जैसे ये देखो, इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं बना पाओगे, है ना। मतलब बना तो ऑफ कोर्स सकते हो, कर्व स्केचिंग करके कर ही सकते हो स्केच, लेकिन फिर वही दिक्कत है ना कि साइन की बिहेवियर को मैनेज करते करते ग्राफ बनाओगे ना, तो एक मेंस अटेम्प्ट से अगले मेंस अटेम्प्ट पे पहुंच जाओगे कि अरे सर अभी तो जनवरी में बैठा तो सॉल्व करने, अप्रैल कैसे आ गया। तो ये दिक्कत है इसके साथ। तो अपन क्या करेंगे इसमें, तो अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अपन क्या बोलेंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचो। ये जो LHS लिखा है, ये LHS, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x इंटू 4 माइनस एक्स, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जहां जहां पे ये 0 से बड़ा होगा वही इसके डोमेन में आ रहा होगा। ये सुनो, वही इसके डोमेन में आ रहा होगा। मतलब अगर मानो डोमेन में इसके अलावा कुछ आ जाए, जहां ये जहां पे ये 0 से छोटा हो जाए, मान लो डोमेन में एक्स पे कुछ ऐसा रख दो जहां पे ये RHS 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए, तो ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा यार। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब आप डोमेन की बाहर की चीज पुट कर रहे हो। मतलब इसका पूरा डोमेन निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि LHS क्या हमेशा 0 से बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि x इंटू एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा 0 से 4 हो जाएगा। ये बड़ी शानदार चीज पता चल गई कि x कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक के बीच में। x कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक के बीच में। बड़ा शानदार चीज पता चली। अब क्या इसको पता करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा और सोचो। अपन बोलेंगे, एक और बात बोल सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये क्या फंक्शन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद समझ में आए। जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो अगर मैं इसको लिखूं वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है कि आपको पता है एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ऐसा, जिसका सेंटर क्या है, 0 रेडियस क्या है 2। पर अगर मैं यहाँ से y बराबर इसको इस तरफ लिखूं और y को लिखूं, तो y को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे क्या रहा है अपने को, ये एक्सप्रेशन बेसिकली अपने को दो कर्व दे रहा है। ध्यान से देखो तो दो कर्व दे रहा है। एक कौन सा कर्व है, प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला, ऊपर ये वाला जो है ना, ऊपर वाला, ये क्या है, प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये शायद आपको पता है पर फिर भी बता रहा हूं। ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये क्या है, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, ऑफ कोर्स इसमें माइनस लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये जो बनता है ना, ये जो पूरा कर्व बनता है ना, ये इन दोनों कर्व के मिलन से बनता है। किनके, प्लस और माइनस के मिलन से बनता है। ये प्लस और माइनस के मिलन से ये पूरा कर्व बनता है। अगर इसी लॉजिक से यहां सोचो, इसी लॉजिक से अगर आप यहां सोचो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये y माइनस साइन एक्स अगर सिर्फ लिखोगे, y माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हटा दो, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, ये प्लस माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, प्लस माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ये सुनो, ये सुनो, मतलब y का वैल्यू क्या दे रखा है, y का वैल्यू है साइन एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। ये सुनो, मतलब यहां से अपने को ये समझ में आया कि ये दो कर्व के मिलन से बन रहा है। एक है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू, मतलब प्लस कर लो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, और ये आ रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ये। तो अब अपने को ये समझ में आता है कि इन दोनों कर्व के मिलन से बन रहा है, और अपने को ये भी पता है कि डोमेन क्या है, ये इसकी डोमेन है। तो अगर अपने को पूरा ग्राफ बनाने को देता है तो हम कहेंगे ठीक है आओ जाओ बना देते हैं। नहीं, ग्राफ तो नहीं बनाएंगे,
ग्राफ नहीं बनाएंगे, पर अपने को ये बात जरूर फील में आ गई है कि ये जो अपना कर्व है, ये एक कर्व अप है, एक कर्व लो है, और अपने को यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करना है। तो अपन सीधा आंसर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 4 तक। अब अपर कर्व कौन सा है, इनमें से किसको ऊपर लोगे, किसको नीचे लोगे? तो जिसकी y की वैल्यू बड़ी होगी उसी को ऊपर लोगे, जिसकी y की वैल्यू बड़ी होगी उसी को ऊपर लोगे। अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ x की जगह पे आप कुछ भी रखो, x की जगह पे आप कुछ भी रखो, साइन x में जुड़ रहा है ये, तो ये वैल्यू तो बड़ी ही होगी ना। और x की जगह पे कुछ भी रखो, साइन x में घट रहा है, मतलब ये वाला ऊपर होगा, वो वाला नीचे होगा। इसी लॉजिक से जाए तो साइन x माइनस प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया आपका अपर कर्व। माइनस लोअर कर्व क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक गड़बड़ हो रही है, एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे रूट भी तो आएगा यार, जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे रूट भी तो आएगा, रूट भी तो आएगा, तो यहाँ पे भी तो रूट आएगा। देखो ये रूट, कई बच्चे यहाँ ऑप्शंस में अब तक जाके कमेंट भी कर दिए होंगे, कई बच्चे तो अब तक जाके कमेंट भी कर देंगे, अजय सर गलती, साथ में dx। अब तो ये और ज्यादा एविडेंट है, क्योंकि देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है रूट के अंदर। अब तक आपको मे बी ये भी कंफ्यूजन हो सकता है सर माइनस एक्स स्क्वायर कारण छोटा आ जाए, ये भी कंफ्यूजन आ रहा होगा। अब तो और एविडेंट है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी भाई रूट ऑफ ए इफ डिफाइंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, साइन में एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब तो और ज्यादा लॉजिकली क्लियर हो गया ना। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। अब अगर मेरे से ही आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि रूट क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कर लो इसको। जैसे आप रूट क्वाड्रेटिक को करते हो, फॉर्मूला जैसे लगाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लगा बनाओ उसको परफेक्ट स्क्वायर और लगा दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डन एंड डस्टेड डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये भी होता है समाप्त। अब आगे चलते हैं एरिया बाउंडेड बाय दिस। जैसे ये एक सवाल आ गया, दो चार हल्के हल्के सवाल है, हल्के हल्के सवाल है, तुरंत तुरंत निपटा देंगे। चलो, इनका ग्राफ आता है बनाना, उसको तो बना ही लेंगे। जैसे एक है साइन एक्स, एक है साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो ऐसे बना लो, और एक क्या है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से कहीं से आता है ना, यहां से कहीं आके ऐसे बन जाता है, यहां से कहीं ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बताओ कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ये और वाई एक्सिस के बीच में निकालना है। ठीक है, तो अपने को ये वाला बेसिकली एरिया निकालना है। ये अपने को पता है क्या होता है, किस वैल्यू पे सेम देते हैं ये दोनों, मतलब ये क्या वैल्यू देते हैं दोनों सेम, 1/√2 देते हैं, और किस पे देते हैं, π/4 पे देते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, 1/√2 इधर आएगा, 1/√2 पे सेम देते हैं, कहाँ पे क्या देते हैं, π/4 देते हैं। अब अपने को क्या करना है, आपको पता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो सिंपल आप कर सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व क्या है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस क्या है लोअर कर्व, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 0 से लेकर के ऑफ 1/√2 तक। धप्पा हो गया, तो धप्पा। अब क्या करना है, अब इसको अच्छा फिर से सेम एक ही है, तो ऐसा नहीं कि लगे इसको भी इंटीग्रेट करने हैं। क्या करो, इनको में से किसी एक को अलग के फॉर्म में बना लो, तो 0 से 1/√2, इसको आप क्या लिख लो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लो, तो π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है, तो अगर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन देखा है तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स में क्या करते हैं, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लेते हैं और आगे बढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आती है, आगे चलते हैं। अगेन एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस बारी, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ln e रेज पाई एक्स, ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपका ln का ग्राफ होता है, तो अब की बार ये क्या बन जाएगा, वैसे तो ये 1 होता है, पर अब की बार 1/e बन जाएगा, ठीक है ना। और e रेज पावर माइनस एक्स, अब इसका ग्राफ वैसे ही होगा सेम टू सेम, ठीक है ना। अब अपने को सॉल्व करना, क्या करना है, अपने को ये एरिया सॉल्व करना है। आपको पता है कि क्या एरिया निकालना है आपको, दिस इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के बीच में कौन सी एरिया, ये वाली एरिया निकालनी है। आपको नॉर्मल सी बात है कि इसको एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा।
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल है। बताना कि यही एरिया होगी क्या इन दोनों के बीच में, क्या यही एरिया होगी क्या? अब यही मजे की बात है। देखो कई बच्चे क्या करेंगे ना, इसी को एरिया मान के लगेंगे सॉल्व करने, क्या यही एरिया होगी? अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि ये एरिया नहीं ही होगी। चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। चलो हटा नहीं रहा हूँ, रख। एक बार अपने मन से सोच के बताओ। चलो आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताना ये एरिया होगी कि नहीं होगी, मतलब यही बाउंड्री एरिया होगी कि नहीं होगी इसके बीच की। तो चलो आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही सोचा है, ये बिल्कुल ही होगी नहीं, नहीं होगी। ये तो धप्पा हो गया आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे नो बाउंड्री रीजन है। अगर आप इसको बाउंड्री रीजन कहते हो, क्यों बाउंड्री रीजन? नहीं, देखो ये बाउंड्री रीजन कैसे कैसे हो सकता है। देखो मैं थोड़ा बाउंड्री रीजन बढ़ाता हूँ। देखो ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, वाई एक्सिस टच कर रहा है। तो मैं इधर भी तो आ सकता हूँ, मैं इधर भी तो आ सकता हूँ। ये भी सही है। ये रीजन भी देखो, ये पूरा रीजन इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ये ऐसे भी तो जा सकता हूँ। देखो ये पूरा रीजन जो है इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, जैसे जाता है। तो ये देखो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या बोलेंगे, यहाँ कोई भी बाउंड्री रीजन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए क्या है ये, ऐसे ये सवाल आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे? इस बार क्या है, सेम सेम कर दे रखे हैं क्या? ठीक है, सेम सेम कर दे रखे लग रहा है, तो फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए। और क्या है, x इक्वल टू जो, अच्छा देखो इस बार x एक्सिस y एक्सिस दोनों दे दिया है। अब की बार डियर स्टूडेंट्स ये तो बीच में सिर्फ यही एरिया बचा। अब आप कह सकते हो इस बार क्यों ये ले लिया है, क्योंकि इस बार x एक्सिस भी दे रखा है ना, इस बार आपको ये भी दे रखा है कि x एक्सिस भी है, ये x एक्सिस है। अब ये एरिया निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे भाई? देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को? कई लोग कहेंगे क्या, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसको? e की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln e x। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या डियर स्टूडेंट्स? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बताइएगा? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स आप एल्जेब्रिकली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर हिट एंड ट्रायल में अगर आप इसको 1 रखते हो तो देखो ये ln e 0 1 हो जाएगा, और ये e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। मतलब ये आपका कुछ नहीं 1, 0 है। देख के समझ में आ रहा है एक ही इंटरसेक्शन है, और हिट एंड ट्रायल में अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो वही वैल्यू आंसर है। ठीक है ना? अपन क्या कर सकते हैं, हम ध्यान से देखिएगा, अपन क्या कर सकते हैं, इसको करने का क्या तरीका होगा। देखो देखो इस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर ये ऐसे था, ये पॉइंट कौन सा था, 1/e था, ये 1/e, 0 था, याद होगा आपको। 1/e तक मैं 1/e पर एक वर्टिकल लाइन खींच के दिखाता हूँ। 1/e तक क्या हो रहा है, अपर कर क्या है? देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1/e तक, 0 से लेकर के 1/e तक, 0 से लेकर के 1/e तक अपर कर कौन सा है, ये वाला है, e की पावर 1 माइनस एक्स। लोअर कर तो ये एक्स एक्सेस है, -0 लिखो या मत लिखो, dx प्लस 1/e से लेकर के और 1 तक के बीच में। अपर कर्व इस बार क्या है, तो अपर कर्व इस बार यही है, e की पावर 1 माइनस एक्स। लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व है ln e x साथ में dx। अब ये सॉल्व कर लो, तो देखो इसको तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन -1, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से 1/e प्लस e की पावर 1/x का अगेन बहुत इजी है, e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन -1, कहाँ से कहाँ तक 1/e से 1, और माइनस इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है, ln e x का क्या हो जाएगा, ex ln ex अपॉन e। इसे सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल यहाँ लिख लो, सॉल्व करके पूरे का आंसर आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट y इक्वल टू 9 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है ग्राफ बनाना, जैसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मॉड वॉड दिख रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर की चीज होगी। तो 9 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता हो, y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना ही सकते हो आप, y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए और 9 ऐड कर दीजिए, तो ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बनने वाला है। जीरो रखोगे तो 9 आएगा, और माइनस रखोगे ना तो एक्स एक्सिस, ये ऐसा आएगा ग्राफ कुछ। क्योंकि अगर आप लेस देन 0 रखते हो तो x प्लस 9 यानी कि पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, कुछ ऐसा आने वाला है। बताइएगा, रफ ग्राफ फटाक से बनाया। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो आप ऐसे कर लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो आप ऐसे सोचो,
y इक्वल टू 9 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो आपको y इक्वल टू 9 माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। एक्स एक्स मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 9 होगा। अब आप जब आप एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हो तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के इधर इसको हटा दिया जाता है और लेफ्ट ओवर ग्राफ का स्लोप ले लिया, मतलब इमेज ले ली जाती है। तो इसी लॉजिक से आप सिंपली ये ग्राफ बना सकते हो, ये ग्राफ सिंपली बना सकते हो। तो क्या बोलोगे आप, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,9 हो जाएगा, ये ठीक है। अब अगला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ अगर मोटा मोटी अपन बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये यहाँ कहाँ कट करेगा, ये कहाँ कट करेगा, ये भी चेक कर लो चलो। तो जहाँ पे एक्स 0 हो जाए, जहाँ पे वाई 0 हो जाए, मतलब ये वो करेगा -3 पे, ये करेगा 3 पे, ठीक है। ये कहाँ पे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पे 2 हो जाए, मतलब ये कैसे ग्राफ आएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। एक्स स्क्वायर तो पता है, -4 मतलब क्या, नीचे शिफ्ट कर दो, तो ऐसे ही आना चाहिए था, तो ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, यही आएगा। यही आपका पॉसिबल क्या होगा, एरिया होगा, यही आपका पॉसिबल क्या होगा, एरिया होगा, राइट। तो अगर ये आपका एरिया बाउंडेड है तो आप क्या निकाल सकते हो, आपको पता है कि ये वाली आपकी एरिया जो है वो आपके आंसर आने वाली है। अच्छा, ये भी हो सकता था कि ऐसे कट करे, तो आप एक काम करो, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो आप एक काम करो, देखो ये वाला पोर्शन तो आपको पता है ना क्या है, ये वाला पोर्शन तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और ये वाली लाइन कौन सी है, नेगेटिव स्लोप वाली, मतलब 9 माइनस एक्स वाली लाइन है ये लाइन वाली। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 9 माइनस एक्स से सॉल्व कर लो, आपको दिख जाएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन यहाँ आएगा। एक सोल्यूशन मतलब क्या आ रहा है कि ये दोनों एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ये ठीक है। अब अपन निकाल भी लेते हैं इसी के साथ, चलो आओ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये ठीक है। अब 13 इंटू 1 ये जाएगा यार, अच्छे खासे उसमें जाएगा, लेते चलते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 53 अपॉन 2। तो यहाँ पे अपने को ये पता चल गया ये वाला पॉइंट कौन सा, प्लस वाला होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव वाला लोगे तो इधर वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस वाला तो इधर आएगा, है ना। तो ये वाला आपको पता चल गया, आप बस एक काम करो, आप ये वाला एरिया निकालो, ये सिमेट्री है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको ये वाला पॉइंट पता चल गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये प्लस वाला है, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करो, आप देखो 0 से इंटीग्रेट करना शुरू करो, इंटीग्रेशन 0 से शुरू करो, 0 से। अब देखो 0 से लेकर के अगर आप इस पॉइंट तक जाओ, आपको पता है ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट यहाँ पे नीचे जाता है, कौन सा है ये, 2,0। तो अगर आप 0 से 2 तक जाओ, है ना, 0 से 2 तक जाओ, तो अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये वाला है, ये वाला है 9 माइनस एक्स का, 9 माइनस एक्स का माइनस। लोअर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व ये वाला। अब ये वाला कर्व जो है ना डी एस, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस जब करिएगा ना, तो यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, ये जो आया ना इसके साथ आप लगा दीजिए डी एक्स, ये ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ तक की तो एरिया आ गई है, यहाँ तक की तो एरिया आ गई है। अब इसके बाद की एरिया है, इसके बाद की एरिया के लिए अपर कर्व वही है, लोअर कर्व चेंज हो जा रहा है, तो प्लस इसके बाद 2 से 3 के लिए देखो अपर कर्व तो वही है अभी भी, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। लोअर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। कहाँ से कहाँ तक, देखो 2 से लेकर के, 2 से लेकर, अच्छा 2 से लेकर 3 तक मत कर दीजिएगा, ठीक है, 2 3 तो यहाँ कहीं है ना, 2 से लेकर के इसको मिटा दीजिए, 2 से लेकर के अपना बहुत ही प्यारा वाला जो पॉइंट है -1 प्लस √53, -1 प्लस √53 डिवाइड बाई 2, डन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इसलिए आ रही है क्योंकि क्वेश्चन रैंडमली फ्रेम्ड है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह से अपन एरिया यहाँ तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला करके देखो, मजा आ जाएगा आपको। अभी आपको पता है एक सर्कल की इक्वेशन है, वो दोनों क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है,
तो किस तरह से एक सर्कल की इक्वेशन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, आप इसको सॉल्व करने जाते हैं ना तो आप परेशान हो जाते हैं, इसको आप सॉल्व करने जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो एक आप रफ आइडिया इसका लो, मैं कहूँगा इसका आप एक बार रफ आइडिया लो। देखो, रफ आइडिया में आपको पता है ये क्या है, एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता चल गया है। अच्छा, हाँ जी सर, सेंटर पता चल गया क्या? हाँ, सेंटर पता चल गया। क्या है सेंटर? -2, -4 है, ये ठीक है। आपने को लाइन क्या दे रखी है? अच्छा, -2, -4 है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसी के शेक वर्टिकल अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ, शेक वर्टिकल मतलब, शेक वर्टिकल मतलब वो मराठी वाला शेक जो होता है, मतलब शेक मतलब एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वर्टिकल खींचूं तो ये -2 ही होगा। अच्छा, रेडियस कितना है इसका? रेडियस इसका निकाल लो, तो रेडियस क्या आ जाएगा? √g² प्लस f² माइनस सी, तो कितना आ गया? 25, यानी कि ये 5 आ गया। तो ये 5 ये ऊपर चला गया तो 5 ऐड कर लीजिएगा, तो -4 था, राइट? नहीं नहीं, अरे यार, -g-f होता है ना, तो +2 + 4 था, तो एग्जैक्ट ऊपर जाएगा तो +2, 9 आ जाएगा ये। और एग्जैक्ट अगर नीचे मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नीचे जाइए कहीं, तो एग्जैक्ट अगर आप नीचे जाएंगे ना तो इसका ये तो 2 ही होगा, और ये 5 से घट करके -1 बन जाएगा। मज़ेदार मज़ेदार। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो आप विद इन नो टाइम ये समझ सकते हो कि y = 3 कुछ ऐसे पास कर, अरे यार, y = 3 कुछ ऐसे पास कर रही होगी, और y = 7 कुछ ऐसे पास कर रही होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, y = 3 और 7 बोला है ना, 3 कैसे पास कर रही होगी? दोनों ही ऊपर है, दोनों ही ऊपर कैसे आ गए? 2,4 है, राइट? तो इसका सेंटर कितना आ गया है? 2,4 आया है, तो 2,4 पे तो इसका सेंटर है, और 5 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट नीचे है, तो 5 यूनिट नीचे जाएंगे तो क्या होगा अपना? ये 4 से -1 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 3 जो है ना, ये 3 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, देखो 3 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, और जो 7 है वो कहीं इसके पास में ऐसे लाई कर रहा होगा। देखो, अपने को ना क्या चाहिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा सर्कल था, ये आप ये बाउंड्री से अपने को ये समझ में आ गया ना कि ये दोनों जो लाइन है ना वो सर्कल को कहीं बीच बीच में कट कर देगी, क्योंकि ये बाउंड्री 9 है तो ये y = 9 होगी, तो y = जो 9 के नीचे, ये y = 7 तो उसके नीचे ही आएगा ना। सिमिलरली ये y = -1 है तो y = 3 तो उसके नीचे ही आएगा ना। अब अपने को क्या करना है ना, अपने को बेसिकली ये वाली एंटायर एरिया निकालनी है, ये वाली एंटायर एरिया निकालनी है। अरे ये क्या कर दिया, ये नीचे वाली क्यों निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये वाली निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखो, पहला यार अपन 2 तरीके से सकते हैं इसको। कैसे? पहला तरीका सोचो, पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको आप y एक्सिस पे ही सोचो, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट y के दे रखे हैं ना, तो y एक्सिस के हिसाब से सोचो, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि ये वाला जो है वो आपका राइट कर्व है, ये वाला क्या आपका, ये वाला आपका राइट कर्व है, और ये वाला आपका लेफ्ट कर्व है। देखो, राइट माइनस लेफ्ट कर्व के कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करो, तो मैं ये बोलूंगा, राइट माइनस लेफ्ट के कॉन्सेप्ट से मैं ये बोलूंगा कि जो राइट वाला कर्व है वो क्या है। बेसिकली इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो, सेंटर पता चल गया क्या है, 2, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइएगा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपना क्या था, कर्व था। अगर मैं इसमें इसकी इक्वेशन y के टर्म्स में निकालने की कोशिश करूं, देखो y के टर्म्स में निकालना है इस बार, तो x को इधर ही रख दो, y को भेज दो, तो x-2 बराबर 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस y-4 द होल स्क्वायर। अब आप खुद सोचो कि आप x को क्या ये लिख सकते हो क्या, 2, अच्छा ये रूट हटाओगे तो प्लस माइनस √25 माइनस y-4 द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस में प्लस वाला जो होगा वो यहां वाला होगा, माइनस वाला जो होगा वो यहां वाला होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर इसी को अपन को सॉल्व करना है तो अपन क्या बोलेंगे, प्लस वाले को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस √25 माइनस y-4 द होल स्क्वायर, 25 माइनस y-4 द होल स्क्वायर, ये पूरी चीज।
तो ये राइट कर्व हो गया माइनस लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाला हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट ओवर 25 माइनस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर। ये जो पूरी चीज आई ना डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ लगा लो dx। डन। ये जो पूरी चीज आई है ना, इसके साथ में क्या लगा लो, dx। इसके साथ में क्या लगा लो? अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तो आपको सर ये y इक्वल टू 3 था, y इक्वल टू 7 था, तो y इक्वल टू 3 से 7 तक का इंटीग्रेशन। अब देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल आपका देखो कितना प्यारा इंटीग्रेशन बन करके आ गया है। ये आपका सिंपल प्यारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 7 रूट ओवर 25 माइनस y माइनस 4 द होल स्क्वायर dx। क्या शानदार इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ यार, सीधा आंसर आएगा आपका। इसको क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अच्छा ये, अरे भाई साहब ब्लूंडर कर दिया मैंने तो, ब्लूंडर। बार बार आदत हो गई ना। ये देखो डी भाई होगा, कर लो सॉल्व इसको, बस इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ये नहीं आता तो यार अभी वीडियो जाकर के देखना ही पड़ेगा आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्सिस। अब अपने का ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर हो चुकी है। अब अपन और सवाल कर लेते हैं, आ जाओ अगला सवाल करते हैं, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मतलब देख लो ये आपका पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स पैराबोला है, ये 3 मतलब ऊपर कट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा सा कर बना रहा होगा ना, कुछ ऐसा कर बना रहा होगा ये, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस हो गया, एंड वाई एक्सिस, अच्छा, एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट 5/2। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अपन इसको सॉल्व करके ना ये दोनों पॉइंट बना सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या क्या होंगे देखो। इसके दो रूट देखो, सम ऑफ रूट 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है, मतलब 3 और 1, मतलब एक रूट क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 3। तो ये बीच में कहीं 2 आ रहा है, ये कहीं बीच में 2 आ रहा है, तो ये 2 है। अच्छा अपने को किस पे निकालना है, 5/2 पे निकालना है। 5/2 मतलब 2.5, मतलब कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, मतलब ये कोई पॉइंट है टेंजेंट का, कोई ये पॉइंट। अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ओ माय गॉश। नाउ द थिंग विल टेक अ वेरी न्यू टर्न। द न्यू टर्न इन द क्वेश्चन इज दैट अब अपने को ये वाला स्लोप निकालना है, ध्यान से देखिए ये वाला। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, मैं इस वाली चीज को यहां से ऐसे बढ़ा दूं, डिलीट, यहां से ऐसे बढ़ा दूं, और ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और परफेक्ट बैठ ही नहीं रहा है, लेकिन चलो ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। तो अब अपने को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कर्व और इसकी मतलब बेसिकली अपने को ये वाली एरिया निकालनी है। एरिया पहचानना सबसे बड़ा काम होता है और सबसे पहला काम होता है। अगर आप पहचाने ही नहीं हो तो फिर सॉल्व क्या घंटा करोगे, जब पहचाने ही नहीं हो कि कौन सी एरिया निकालनी है तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बस समझ में। तो आ जाओ, तो ये अपना क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इसको कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो अपने को देखो ये पता चल गया। तो अगर अपन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के तरीके से करें तो देखो यहाँ तक की बात जहाँ तक है, यहाँ तक तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व में अपर कर्व ये है, लोअर कर्व, अपर कर्व 0 है, लोअर कर्व ये है। यहाँ से यहाँ तक में अपर कर्व लोअर कर्व आ जाएगा। अब पहली बात तो आपको इसकी इक्वेशन भी निकालनी है, ये जो येलो टेंजेंट आई है इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन कितने आराम से निकलती है ध्यान से देखिएगा। अपने को पता है कि एक 2 डिग्री कर्व है, अगर कोई 2 डिग्री कर्व पे कोई एक पॉइंट अपने को पता चल जाए और अपने को बताना है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, t बराबर 0 हो जाती है, t बराबर 0 हो जाती है। तो जैसे यही इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है तो पहले तो लिख लो कि 5/2 पे वैल्यू क्या देगा ये, तो लिख लो y 25/4 देगा, माइनस 5/2 पे तो 10 देगा, प्लस 3 देगा, तो 25/4 माइनस 7 देगा, ये दे देगा माइनस 3/4 दे देगा। क्या ये बात समझ में आती नहीं आती, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। कमर, कमर का हाल बुरा है, ये ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब अपन क्या बोले ध्यान से देखिएगा।
तो मतलब अपन टी इक्वल टू 0 कैसे लगाते हैं, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यार कोई भी यूट्यूब पे फटाक से वीडियो देख लो क्या होता है टी। मैं बता दे रहा हूँ हल्का सा कि टी में जो वाई होता है ना उसको वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं, जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसको एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर देते हैं, जो एक्स होता है ना उसको अगेन एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो y1 क्या था -3, तो y -3/4 अपॉन 2 बराबर x x1, अगेन x1 क्या है, x1 क्या था यार, मतलब ये पॉइंट की बेसिकली बात कर रहा है, ये पॉइंट x1 है मतलब 5/2 और ये है -3/4, तो क्या हो जाएगा y प्लस y1/4, तो अब y1/2 x x1, तो x इंटू x1, x1 क्या है 5/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 कट जाएगा, x प्लस x1, x प्लस x1 क्या है 5/2 प्लस 3, ये आ गया, ये आ गया। अभी अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 सब में से कैंसिल कर देते हैं, तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी y -3/4 बराबर 5x माइनस 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया समझ लो, तो मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे ही मैं 2, तो हो जाऊँगा मैं, क्या हो जाएगा ये, चलो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हट गया, ये 4 बन जाएगा, तो 4 को काट करके 2 बनाएगा और ये 2x प्लस 5 बन जाएगा, ओके, और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बना देगा। तो यहाँ से आपका देखो y -3/4 y इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या बना दे रहा है 2 2 ज़ा 4x, तो ये बना दे रहा है x, और -2 इंटू 5 जा -10 प्लस 4 बन जाएगा, तो -10 प्लस 6 -4 प्लस 3/4 बना देगा, इम्प्लाइज y बराबर x प्लस 19/4, ये आ गया अपना इक्वेशन, ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब अपने को क्या करना है, अब जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन में, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जीरो से लेकर के, या जीरो से लेकर के 1 तक अपने को क्या करना है, जीरो से लेकर के 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है वही जीरो वाला है, जीरो माइनस लोअर कर्व क्या है, ये भी देखोगे तो ये वाली लाइन है, ये एक लाइन क्या है x प्लस 19/4, तो 0 माइनस एक्स प्लस 19/4, तो माइनस एक्स प्लस 19/4, यही लिख लो टाइम्स ऑफ dx प्लस, अब 1 से लेकर के 5/2 तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि 1 से लेकर के यही तक एरिया है, 1 से लेकर 5/2 में ये वाला कर्व क्या है, तो ये सिंपल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अब पिछली बार बोला था माइनस लगाना, तो यहाँ भी मत लगा देना, यहाँ कोई मॉड वॉड नहीं, यहाँ कोई ऊपर नहीं गया, एग्जैक्ट वही कर्व है, तो +3 और माइनस में नीचे वाला क्या है x प्लस 19/4, इसके साथ में क्या लगा दोगे, साथ में क्या लगा दोगे dx, dx, ये जो आएगा आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ये आपका क्या आएगा आंसर, देखो 0 से लेके 1 तक अपर का माइनस लोअर का, 1 से लेके कितनी इजीली अपने आंसर पहुंच गए। अब आते हैं अगला एरिया अंडर रीजन में, रीजन क्या होता है, देखो अपन जब भी इक्वेशन करते हैं ना, इक्वेशन अपने को क्या देता है, एक कर्व देता है, इक्वेशन अपने को एक कर्व देता है, इनइक्वालिटी क्या देता है, एक रीजन देता है। जैसे मैं कोई भी कर्व बनाऊं, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं एलिप्स बनाऊं, तो एलिप्स पूरे रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अपने अंदर वाला एक अपने बाहर वाला। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा पैराबोला बनाओ, तो पैराबोला भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इसके अंदर में एक इसके बाहर में। स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन 2 पार्ट में करता है, एक इधर और एक इधर, तो कोई भी कर्व बनाऊं तो वो पूरे रीजन को, पूरे 2D प्लेन को 2 पार्ट में कट करता है, एक इधर वाला एक उधर वाला, अब इधर उधर अलग अलग में वेरी करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना होता है ना, अगर इनइक्वालिटी दी गई है तो अपने को वो रीजन समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा रीजन है, ठीक है ना। तो इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द कर्व एंड द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स रीजन, ठीक है ना। अब अपने एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल है रेडियस r का जिसका सेंटर वो है, क्या नाम है 0 0 है, तो लेस देन आर स्क्वायर मतलब अंदर की बात कर रहा है, लेस देन आर स्क्वायर मतलब अंदर की बात कर रहा है, ग्रेटर देन आता तो लेस देन और इक्वल टू बोला है ना, इक्वल टू मतलब क्या हुआ समझना, पहले लेस देन समझना, लेस देन मतलब अंदर वाला, जो इसके ऊपर पॉइंट है वो इक्वल टू पर आ रहा है, जो इसके बाहर है वो ग्रेटर देन पर आ रहा है, तो ये होता है इसका मतलब। जैसे अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैं ये बनाया, तो ये वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ax का है, तो ये ग्राफ किसका है, पहले तो इक्वालिटी बना के ग्राफ बनाओ, देखो ये प्रैक्टिस पे लगाओ,
कभी भी अगर इनइक्वालिटी दी गई है ना, तो अब इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी बना के पहले ग्राफ बनाओ। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपने को ये दिया था ना, तो अपन पहले इनइक्वालिटी हटा के ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के बाद हमने समझा कि ये लेस देन, अच्छा कैसे समझेंगे यार, एक काम करो, आप ग्राफ बनाया करो, फिर ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ लो, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन था, अंदर में ओरिजिन को उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो 0 + 0 इज लेस देन r स्क्वायर। r स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 0 0 तो 0 ही है, मतलब पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। देखो सेटिस्फाई कर गया ना। तो मतलब क्या करो, जब भी इनइक्वालिटी दी गई है तो इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगाओ, कर्व बनाओ, कर्व बनाने के बाद अंदर एक पॉइंट होगा, बाहर एक पॉइंट होगा, तो अंदर के पॉइंट को रखो, अगर सेटिस्फाई करता है मतलब रीजन अंदर वाला है, अगर बाहर का पॉइंट सेटिस्फाई करता है मतलब रीजन बाहर वाला है। मतलब ये है कि अपने को पॉइंट रख करके ये समझना है कि कौन से रीजन की बात चल रही है। ठीक है सर, इसे देखो y स्क्वायर ग्रेटर देन 4x मतलब कौन सा रीजन होता है, मतलब अब आप ये कोई भी पॉइंट रख करके चेक कर सकते हो, ये बाहर वाला होता है, ग्रेटर देन मतलब बाहर वाला। सिमिलरली एक और कर्व बनाऊं, जैसे मैं ये वाला कर्व बनाऊं, ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है, लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर ग्रेटर देन 1, जैसे ये वाला कर्व है ना। चलो a स्क्वायर b स्क्वायर को हटा करके मैं कोई नंबर दे देता हूँ 4 और 1, जैसे ये मान लो। तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है, बाहर वाला रीजन, और लेस देन होता है मतलब अंदर वाला रीजन। मतलब ये पता कैसे चल रहा है अपने को, पता करने का सिंपल सा तरीका है, क्या करो, कोई एक पॉइंट उठाओ और रख करके सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है ना। अब फॉर द प्रॉपर्टी रिटर्न इन द इनइक्वालिटी, फर्स्ट पुट इक्वालिटी, देन आइडेंटिफाई द कर्व, देन आइडेंटिफाई द रीजन। यही ना बात मैं भी बोल रहा हूं कि पहले इक्वालिटी रखो, रीजन आइडेंटिफाई करो, फिर करो। अब देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखूं, अब तक मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा था, तो देखो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, तो कर ले रहा था। अब अगला मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो देखो ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, ये प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। जैसे ये देखो, इफ p मूव्स ऑन वन, if p moves and such that on L1 and L2 such that L1 is closer to L2, ठीक है। जैसे दो लाइन में बनाऊं, जैसे मैं दो लाइन बनाऊं, एक बना दूं ये और एक बना दूं ये। अब अपने को क्या बोलना है कि अपने को एक ऐसा पॉइंट P का बताना है जो इन दोनों पे मूव कर रहा है, जो कहीं मूव कर रहा है, इन दोनों पे नहीं मूव कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है, सच दैट उस पॉइंट की डिस्टेंस L1 लाइन से, लेट्स सपोज ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है, तो P ऐसे मूव कर रहा है कि P की डिस्टेंस L1 लाइन से छोटी है, मतलब P L1 के पास में है और L2 से दूर में है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे वहां कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो रिटर्न इनइक्वालिटी फॉर्म, फर्स्ट पुट इक्वालिटी, ठीक है ना। पहले अपन क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। मैं बोलूंगा कि एक काम करो बच्चा, एक काम करो, PL1 बराबर PL2 बना दो। तो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज एट एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन क्या होता है, बताना, सोच के बताओ। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ये चीज कि P को ऐसा घूमता हुआ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन, सॉरी टू फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया था क्या, सॉरी, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन, देखो L1 और L2 से सेम डिस्टेंस है P पॉइंट की, तो ये P बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर है। अगर आप याद कर पाए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद कर पाए हो तो जरूरत है पढ़ाई की बच्चा, जरूरत है पढ़ाई की, रिवीजन की, ठीक है ना। ये और ये देखो, ये तो बेसिकली ये दोनों लाइन आ गए एंगुलर बाइसेक्टर जब ये आया। अब बताना, अब अभी तो आपने इक्वालिटी का बनाया है, अब आपको रीजन ढूंढना है। तो रीजन कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से देखिएगा, रीजन मतलब जगह कौन से ढूंढते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, ये या इस पे लाई कर सकता है, तो अब ये बोल रहा है ना कि ये येलो वाला लाइन ये हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, आपको पता होगा। अब वो कह रहा है कि L1 के पास में है, L2 के दूर में है, ठीक है ना। तो अगर मान लो वो इस पे रहता तो L1 और L2 दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर रहता। देखो ये L2 है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होती। अगर वो इस येलो लाइन पर रहता, ध्यान से सुनिएगा, येलो लाइन पर रहता तो उसकी डिस्टेंस L1 और L2 से सेम रहती। पर मैं क्या बोल रहा हूं, L1 से डिस्टेंस कम है, L1 की डिस्टेंस कम है L2 से, मतलब L1 के पास में है। तो L1 के पास में मतलब क्या होगा, मतलब इधर तो होगा नहीं, इधर तो L2 के पास हो जाएगा, तो इस रीजन में होगा, इस रीजन में L1 के पास में। सिमिलरली अगर मैं इधर बोलूं, अगर यहां पे रहता तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर रहता, तो यहां रहेगा, तो ये L1 है तो L1 के पास में, मतलब यहां रहेगा। देखो ये वो रीजन है जो L1 के जस्ट पास में है। सिमिलरली अगर इस पे रहता तो L1 L2 से इक्वल डिस्टेंस पे रहता। अब L1 के पास में रहना है तो उसको यहां रहना पड़ेगा। देखो ये जो रीजन है ना वो L1 के पास में, L2 से दूर में। देखो यहां रहता तो इक्वी डिस्टेंस पर रहता, यहां आया तो L1 से पास में, L2 से दूर में है। अब सिमिलरली अगर यहां पर है तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है।
अगर ऊपर रहता तो L1 के पास में रहता, देखो L1 के पास में है और L2 से दूर में है। डन एंड डस्टेड। देखो ये पूरा डन हो गया, डन हो गया, डन। ठीक है ना, ये पूरा आपका यहीं पे होता है समाप्त। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे इफ P इज क्लोजर टू अ फिक्स्ड पॉइंट A एंड टू अ लाइन L। ठीक है ना, अब बताना, मतलब P एक मूविंग पॉइंट है, P एक मूविंग पॉइंट है जो A पॉइंट से पास में है और L लाइन से दूर में है। देखो P एक मूविंग पॉइंट है जो A और L, P एक मूविंग पॉइंट है जो A पॉइंट से पास में है और L पॉइंट से दूर है। तो वहां पे खुद ध्यान से सोचो, आप खुद ही सोचो कि पहले तो इक्वालिटी हटा के क्या बोला था, इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाओ, तो क्या बोले कहोगे, इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाओ तो क्या लगोगे, P इज इक्वल टू PL। तो P इज इक्वल टू PL मतलब लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point and a fixed line is same। क्या होता है ये, क्या होता है, लिखा हुआ है, गलत लिखा है, पैरेलल्स लिखा है, असल में होता है पैराबोला। किसने बोला, क्या क्या बोला, पैराबोला, पैराबोला। फिर पैराबोला एक ऐसा कोनिक होता है, सारे कोनिक क्या होते हैं, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। पैराबोला में क्या होता है, वो रेशियो 1 होता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज 1। अब क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, तो पैराबोला मतलब कुछ इस तरह का होगा। अब क्या बोला है, अब आपसे बोला है कि डिस्टेंस ए पॉइंट, मतलब जो फिक्स पॉइंट होता है वही तो फोकस होता है, तो फोकस कहीं यहां होता है ना, तो यही आपका ए होता है, और यहां कहीं डायरेक्ट्रिक्स होता है तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं एल होता है। मतलब बोला है कि ए पॉइंट यहां कहीं डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो क्या है कि पी ए पी एल से छोटा है। मतलब अगर मान लो यहां कहीं लाई करता, यहां कहीं लाई करता, यहां कहीं लाई करता, तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर होता, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर होता। अगर कहीं यहां लाई करता, अगर कहीं यहां लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर कहीं यहां लाई कर देता तो लाइन के पास में हो जाता, तो मतलब हो ना हो यहां लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ए के पास में रहेगा ना, ए के पास में, ये ए जो फिक्स पॉइंट है यही तो फोकस होता है, तो ए के पास में मतलब इसके अंदर रहेगा, मतलब ये रहेगा। ठीक है, अगला जैसे 3PA इज लेस देन PL, इसी केस में अगर 3PA लेस देन PL है तो पहले तो इनइक्वालिटी हटा लो, आप कहोगे PA अपॉन PL इज इक्वल टू 1/3। अब बताओ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसी को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ई कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी ई कहते हैं, मतलब क्या हुआ, ये रेशियो कांस्टेंट है एंड ऑल्सो ये जो रेशियो है ना वो लेस देन 1 है। मतलब ये है क्या, मतलब ये एलिप्स है, मतलब एलिप्स है। अब समझ में आ गया एलिप्स है, ठीक है, तो पहले तो एलिप्स बना लो, मैं तो कहूंगा एलिप्स बना लो, बना लिया एलिप्स। अब इस एलिप्स में क्या बोला है कि रेशियो डिस्टेंस ए पॉइंट से, जो ए पॉइंट है उससे डिस्टेंस कम है, मतलब ए पॉइंट के पास में है। अच्छा, ए पॉइंट लाई कहां करता है, ए पॉइंट यहां और यहां, यही दोनों तो फोकस होते हैं, मतलब इनके पास में है, डायरेक्ट्रिक्स से दूर में है, मतलब रीजन आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ऐसा समझ में, क्यों ये होगा, क्यों नहीं बाहर वाला हुआ, इसलिए बच्चा क्योंकि ये पॉइंट से क्लोज में था तो इसके अंदर रहेगा, क्योंकि ए पॉइंट से क्लोज में था तो अंदर रहेगा। मुझे लग रहा है ये भी बात आपको समझ में आती है। अब आइए अंतिम कुछ सवाल कर लेते हैं अपने इनइक्वालिटीज पे, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं चैप्टर को, है ना। देखो पहला सवाल, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, क्या मतलब हुआ सवाल का, देखिए। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां अगर आप यहां तक लेक्चर में पहुंच गए हैं, तो बहुत मुश्किल काम था, कई बच्चे तो यही नहीं कर पाते हैं। चलो कहां पर आ गए अपन, यहां पर आ गए। देखो ये आपका सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बोला था ना, ग्रेटर देन मतलब बाहर, लेस देन मतलब अंदर। तो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या आपका एक्स एक्सिस, ये क्या आपका a,0, और ये क्या आपका -a,0, हट 0, -a, ये ठीक है। अभी क्या बोला है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ जानते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ जानते हो ना। तो अगर x के ग्राफ में मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y लगाने से कोई चेंज नहीं आता है, वो ग्राफ तब भी सेम रहता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, और y को मॉड ऑफ y से रिप्लेस किया तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। तो अगर आपने दोनों ही कर दिया तो ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। ये जो ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ग्राफ है, पता होना चाहिए, शायद कई बार अब तक बनाया भी होगा, ऐसा होता है।
ये हो गया। अभी क्या बोला है आपने को, अभी ध्यान से देखिएगा, ये क्या है -a,0, ये क्या है देखो। अब मजेदार बात आई ये सर्कल का लेस देन बोला है, मतलब इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये सर्कल कह रहा है अंदर वाला रीजन है, तो इसके कारण हम क्या बोले, अंदर वाला रीजन है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बना है ना काजू कतली, ग्रेटर देन मतलब बाहर। अच्छा काजू कतली का आपको समझ में नहीं आ रहा अंदर वाला है बाहर वाला, आप ये ओरिजिन रख के सेटिस्फाई करवाओ। ओरिजिन रखोगे तो ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहाँ ए पॉजिटिव नंबर है, तो 0 + 0 0 होता है, ए से बड़ा थोड़ी होता है, मतलब अंदर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं किया, बाहर वाला सेटिस्फाई किया, तो अपने पास जो रीजन कॉमन आ जाता है ना वो ये वाला आ जाता है। देखो ये आपका कॉमन रीजन आ जाता है। अब इस कॉमन रीजन का अगर आपको एरिया चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो वो सिमेट्रिक एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो, बाकी सबका क्या कर दो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कह दो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है वो 1/4 टाइम्स ऑफ पाई इंटू होल एरिया का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर ये पूरे सर्कल का एरिया हो गया, है ना। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का हो गया, 1/4 कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू ए, क्योंकि ये भी ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, तो हाफ इंटू ए क्या हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो आया ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर थिंग आई, ये सिर्फ इस पोर्शन के लिए आई है। ये 4 है टोटल, तो मल्टीप्लाई किसे कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई। डन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y mod of x + y is greater than 1, दिस ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, mod of x + y is लेस देन, इसको पढ़ने का क्या तरीका हुआ कि mod of x + y जो है वो लेस देन इक्वल टू -1, मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और इसका क्या मतलब है, mod of x - y जो होगा वो अगेन -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप समझिएगा, अभी मेरी बात समझिएगा, ये बात समझ में आती है। इसके साथ क्या दे रखा है, 4 of x² + y² इक्वल टू 1, ठीक है, ये ठीक है। अब आप समझिए, ठीक है, x + y इज लेस देन इक्वल टू mod of x। अच्छा अरे यार, मॉड भी लगाए हो तब क्या फ़ायदा है इसको ऐसे लिखने का, मॉड हटाएंगे तब ना ऐसे लिखेंगे, सो रहा है क्या सर। तो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के, लेस देन इक्वल टू 1 के, और x - y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के, और लेस देन इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, 1 के। अब ध्यान से देखिएगा, x + y इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेगा, ये क्या है, ये आपका दे रखा है x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। अभी थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। अब आ गया ग्राफ का टाइम, ग्राफ जब भी बनाने का टाइम है थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, सहम जाइए, है ना। हाँ जी, ए, सुन सुन, अरे बात ही नहीं मान रहा है मेरा, अभी बताता हूँ, ये टेक्नोलॉजिया। अब देखना, पहला क्या बोला, x + y का ग्राफ। अब x + y, अब ये इनइक्वालिटी पूरा रीजन दे रहा है, तो इससे अच्छा आप दोनों का ग्राफ बना लीजिए। x + y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे, -1 का ग्राफ कैसे होगा, तो x + y इक्वल टू -1 का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। देखिए सारे ग्राफ बना रहा हूँ, x + y इक्वल टू -1, मतलब एक ग्राफ देखिए x + y इक्वल टू 1 का ऐसा होगा, और एक ग्राफ ऐसा होगा। ये सीधे सीधे ग्राफ बना देता ना तो मैक्सिमम बच्चे अभी कर लेते क्वेश्चन को, तो थोड़ा ग्राफ घुमा के दिया है। देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, वो x + y, आप खुद ही सोचिए ये वाला ग्राफ किसका है, x + y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ इसका है x + y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। कैसे पता चला, देखो दोनों का स्लोप सेम है, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा बना दूंगा, ठीक है, नहीं है तो मैं बना दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, नहीं हुआ यार, अभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो y इंटरसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो देखो -1 वाले में y इंटरसेप्ट नेगेटिव था, +1 वाले में पॉजिटिव था। अब सिमिलरली इसके लिए क्या बना दोगे, इसके लिए भी आप दो कर्व बना लो, एक आपका ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 1 वाला, और ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -1 वाला। परफेक्ट, परफेक्ट।
अब आपको ये पूरा ग्राफ मिल गया। अब बोला है कि इससे इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, ये क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में। देखो ये पहला वाला जो इक्वेशन, ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। ये पहला वाला क्या कह रहा है कि ये जो दोनों बना रखा है ना, इनके बीच में, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो दोनों लाइन है इनके बीच में, मतलब ये वाला, ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला रीजन। अब ये वाला रीजन पूरा ये था, देखो पूरा ये वाला रीजन था, पूरा ये वाला रीजन था। अच्छा, अब ये दोनों आकर के और लिमिट कर दिए, ये दोनों कह रहे हैं इधर वाला और बीच वाला, तो सिर्फ ये वाला बचा, आई बात समझ में। तो ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच वाला, ये पूरा, और ये दोनों क्या दे रहे हैं, ये देखो ये दोनों क्या दे रहे हैं, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच वाला। ठीक है, अब लास्ट क्या है, मतलब इसके अंदर की बात चल रही है। अब लास्ट क्या है, अब ये अपने कहाँ पे इंटरसेक्शन किया ये भी देख लो। ये सब, ये क्या है 0,1, ये क्या है 1,0, ये क्या है -1,0, ये क्या है 0,-1। ठीक है ना। अब ये क्या दे रखा है, देखो x² + y² लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1/4, मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल, सर्कल। तो ये बना दो, ये देखो, देखो ये। अब अपने को क्या बोला है, ये 1/4 है। अब अपने को क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो अपने को क्या निकालना है, ये सर्कल के बाहर की चीज, मतलब अब मुझे ये वाली एरिया निकालना, पर्टिकुलरली जो एरिया निकालनी है ना, वो ये वाली निकालनी है। पिंक से एरिया शेड करूंगा ना तो सुंदर लगेगा। ये अब ये एरिया कैसे निकालोगे, वंस अगेन वही सेम तरीका है कि आप क्या करो, पहले वाले का निकाल लो, बाकी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, तो पहले 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाई पहले वाले का क्या आ जाएगा, तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ में से घटा दो, क्या घटा दो, ये वाला रीजन, ये क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है 1/4 है, तो 1/4। अच्छा, ये तो पूरे सर्कल का आ गया, 1/4 एक्स्ट्रा कर दो। ये एक्स्ट्रा 1/4 क्यों किया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका एरिया चाहिए था, तो 1/4 और किया है। पाई इंटू आर स्क्वायर ये पूरे का एरिया था, 1/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 2 - π/4, 2 - π/4। अगली बात है y = ग्रेटर देन √x। अब ये होमवर्क है आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको एक बार थोड़ा सा फील करा देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार फील करा देता हूँ। अपने को ना ये वाला एरिया चाहिए, कैसे कर लोगे, कैसे कर लोगे, तो अगेन आप ये ले लेना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा देना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा देना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये एक अच्छा शानदार सवाल है, ये वाला करते हैं, ये एक शानदार सवाल है, इसको करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस विच इज सेटिस्फाइड बाय दिस, ठीक है ना, x² + y²। ये शायद अपने दिन का आखिरी सवाल भी होगा, आओ इसको सवाल का सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आओ, क्या बोल रहा है, देखो ये तो अपना सिंपल सर्कल है, ये वाला कैसा है, देखो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक काम करो, इसमें x को mod ऑफ x से रिप्लेस कर दो, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी y² था, mod ऑफ y² और y² एक ही चीज है। ये देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये ग्राफ तो बनाना आता ही होगा ना, x² + y² -2 mod x -2 mod y लेस देन इक्वल टू, ये तो रीजन आप बना लोगे ना, सॉरी मॉड कहाँ लगा रहे हो, मॉड मतलब आओगे 2x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 0। आप ये वाला रीजन तो बना ही सकते हो ना, ये वाला रीजन तो बना सकते हो ना। तो इस रीजन में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करो, इस रीजन में x की जगह पे mod ऑफ x रख दो और y की जगह पे आप mod ऑफ y रख दो, x की जगह पे mod ऑफ x रख दो, y की जगह पे mod ऑफ y रख दो। बस इतना अगर आपने कर दिया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझ में आता है कि ये करना का मतलब क्या होता है कि ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। मतलब जो ग्राफ उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही सिमेट्रिक, उसी का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट ले लो, फिर x एक्सिस के अबाउट ले लो, फिर y एक्सिस के अबाउट ले लो, सेम ही ग्राफ आपको मिलने वाला है, ठीक है, सेम ग्राफ मिलेगा। तो कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे अपन, तो अपन देख सकते हैं ना कि देखो ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, आओ इसका थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये ग्राफ अपने देख रहा है ओरिजिन से तो पास कर रहा है, और इसका सेंटर कहाँ है 1,1 पे है, और रेडियस कितना है √f² + g²
और माइनस मतलब √2 है, √2 है, ठीक है ना। तो अपन कैसे बना सकते हैं इसका सेंटर, आओ जाओ देखते हैं, आ जाओ ऐसे ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बना देते हैं। ये देखो यहाँ कहीं पे सेंटर है, ठीक है, ये ठीक है। वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान में समझ में आए तो, और आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे अपन, रेडी हैं इसके लिए, कि अपने को इस पूरे ग्राफ से तो मतलब है नहीं, है ना। अपने को ग्राफ से फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो अपने को ये भी समझ में आता है कि ये वाला जो होगा ना, ये वाला जो होगा, ये ऐसा अगर अपन बनाए तो ये क्या होगा, ये 2√2 का होगा, ये 2√2 का होगा, क्योंकि पूरी रेडियस अपनी √2 आ रही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं काम कर रहा हूँ, बताइएगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस इतने ग्राफ को हटा रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो मैं ये सब हटा दे रहा हूँ ग्राफ, ये देखो ये हटा दे रहा हूँ। ये हटा दे रहा हूँ, ये देखो, अरे थोड़ा ज़्यादा हट गया, ये ठीक है, ये हो गया, अरे सॉरी बहुत ज़्यादा डार्क है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है ना। थोड़ा और इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है, ज़्यादा ही हटा दिया अच्छे से, ये ठीक है। अब ये लगा कर क्या बना दो, ये देखो ये आपको ठीक है। मतलब ये अपना ग्राफ आ गया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये अपना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो अपने को पता है कि इसी का सिमेट्रिक ग्राफ जो होगा ना, इसी का सिमेट्रिक ग्राफ, इसी का अगर मैं कहूँ, इसी का मैं कहूँ, पहले तो मैं इसी का क्या कर देता हूँ, रुको, इसका मैं, इसी का मैं एक और निकालता हूँ, पूरा ही निकल जा रहा है, ठीक है ना, पूरा निकल जा रहा है, छोड़ो हटाओ, बना ही देता हूँ, लिमिट में बना देता हूँ। तो इसी का ये ग्राफ आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे भी आएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे भी आएगा, फिर ऐसा कुछ यहाँ पे भी आएगा, फिर ऐसा कुछ यहाँ पे भी आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनने वाला है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। अच्छा अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे निकालेंगे, तो भाई कहाँ पे एक्स 0 है वो निकाल लो। तो इस ग्राफ में कहाँ पे एक्स 0 है, तो एक्स 0 0, तो वाई ये भी 0,2 ही पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 0,2। मजे की बात तो ये है, ये जो सर्कल आने वाला है ना अपने डियर स्टूडेंट्स, वो सर्कल कुछ ऐसा आने वाला है, देखो कैसा आएगा सर्कल, सर्कल कुछ ऐसा आएगा, देखो क्योंकि सर्कल इनको टच करते हुए आएगा ना, लाइक दिस। ये आपका सर्कल आने वाला है, बड़ा शानदार सर्कल आया है। अगर मैं सर्कल इंट्रोड्यूस करता हूँ तो शायद इतना शानदार नहीं आ पाएगा। ये इसको टच करे, इसको टच करे, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा, इसको भी टच कर ले, और थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ ना तो इसको भी टच कर ला देता। देखो बस ये ठीक है, परफेक्ट। अब मैं ये बोल दूंगा कि देखो यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, और यहाँ पे भी टच कर रहा है। आपने को एरिया कौन सी चाहिए थी, देखो इसके इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं आना चाहिए यार रीजन, ये तो लेस देन आ रहा है, लेस देन मतलब इसके अंदर का, अंदर का मतलब, अंदर का मतलब इसके अंदर का रीजन पूछ रहा है, इसके अंदर का। अच्छा इसके अंदर का रीजन आ रहा है, अच्छा इसका भी देखना पड़ेगा, इक्वल टू तो नहीं होगा यार, इक्वल टू नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यार, गड़बड़ है ये क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वल टू देता तो फिर तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अपन बोल रहे हैं कि देखो इसके बाहर, इस वाले के बाहर और इसके अंदर, मतलब अपने को कौन सी एरिया चाहिए, अपने को ये वाली एरिया चाहिए, देखो इसके बाहर देखो, या इसके बाहर देखो, या इसके बाहर देखो, ये चार होगा, ये चार रीजन होगा। अब डियर स्टूडेंट्स मजे की बात ये है कि अब आपको निकालना है, कोई भी एक निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना, ठीक है ना।
तो इसको निकालना ना इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं एक थोड़ा तिकड़म बढ़ाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इस रीजन को मैं A1 मान लेता हूँ, इस रीजन को मैं A2 मान लेता हूँ, इस रीजन को मैं A3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा A1 प्लस A2 निकाल दो, तो आप क्या बोलोगे? A1 प्लस A2 कितना होगा? इस पूरे का 1/4। तो ये कितना सा था? पाई आर स्क्वायर है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। ये आ गया किसका? पूरे का। ठीक है ना, ये पूरे का आ गया, ये यहां से लेके यहां तक के अंदर वाला, मतलब A1 प्लस A2 ये पूरे का आ गया। अभी मैं आपसे बोलूं कि A2 प्लस A3 का निकाल दो, A2 प्लस A3 का निकाल दो, तो A2 प्लस A3 क्या होगा? वो वाला जो अपना सर्कल बना था, इसकी आधी एरिया है, इसकी आधी एरिया, मतलब ये अपने को पता था कितना था? √2 था, ये √2 था, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर क्या? √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2, दोनों सेम ही आ गया क्या? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो इसका आ गया। और अगर A1, अगर A2 प्लस A3 का सिर्फ चाहिए था, तो ये कितने का है? ये पूरा 2√2 का है। इसकी कितने सेंटर थी यार? इसका कितना था बताना? √r² प्लस G² है ना, तो ये √2 ही आएगा। तो ये √2 था, तो इसका कितना हो जाएगा? पाई इंटू √2 का स्क्वायर 2, और पूरे का आधा लिया है, तो ये भी इतना ही आ रहा है यार, ये भी तो इतना ही आ रहा है यार, ये भी तो इतना ही आ रहा है। A1 प्लस A2 भी तो उतना ही आया। कोई नहीं, कोई नहीं, अब उतना ही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? ये भी पाई आया और ये भी पाई आया। एक काम करो, A1 निकालो। चलो A1 तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, ये आपको पता है 2 है, ये भी आपको पता है 2 है ना, तो कैसे निकाल सकते हो? हाफ इंटू 2 इंटू 2, यानी ये क्या आ गया? 2 आ गया क्या? तो क्या ये वाले ट्रायंगल A1 की एरिया क्या 2 आ रही है क्या? A1 की एरिया क्या 2 आ रही है क्या? तो अगर A1 की एरिया 2 आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से A2 की एरिया आपको निकालना क्या था? A3 की एरिया निकालना था, तो आप उठा के यहाँ पुट कर दो, उठा के यहाँ पुट कर दो। तो पुट करोगे तो पहले तो यहाँ पुट करो, क्योंकि आपको A2 चाहिए पहले, तो A1 यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से देखो पहली वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से A2 क्या आ जाएगा? A2 क्या आ जाएगा? तो A1 पुट करोगे 1, तो 2 तो आ जाएगा पाई माइनस 2। अब ये पाई माइनस 2 क्या है? A2 आया है, आपको क्या चाहिए था? A3 चाहिए था, फिर उधर ले जाओ, तो A3 क्या आ जाएगा? पाई माइनस 2। क्या आंसर ये 2 आया क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये A3 क्या आ गया? 2 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये नहीं कि यही 2 लिख दे और पूरे ये कराए पे पानी फेर दे, 2 इंटू 4 आएगा, क्योंकि 8 ऐसी एरिया है, ये आपका आंसर आ रहा है, 8 आंसर है। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था शानदार वाला। अब ये भी एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसी को मान लेते हैं। ठीक है ना, और फिर अपन एंड करते हैं। ठीक है, इसी को अपन लास्ट क्वेश्चन मानते हैं आज के दिन का, और ख़त्म करते हैं। देखो, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब क्या है? दिस लेस देन इक्वल टू 2 एंड दिस लेस देन इक्वल टू 2। कुछ करना नहीं है, ये तो सिंपल सा ग्राफ दिख रहा है। इसका ग्राफ थोड़ा अलग से बना लेते हैं। देखो, मॉड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये अच्छा ग्राफ है, देखो सुंदर सा ग्राफ है। देखना, पहले आप y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा आएगा। अब आप इसमें क्या ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? देखो 1/2 नीचे कर दो ग्राफ को, तो ग्राफ को 1/2 नीचे कर दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ। हाँ, यहाँ 1 पे कट करता था ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ग्राफ पहले 1 पे कट करता था, अब 1/2 पे कट कर रहा है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ। अब आप देखो, x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस कर रहा है, y को मॉड ऑफ y। जब भी x को मॉड ऑफ x, y को मॉड ऑफ y से रिप्लेस करे, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना लो, और अदर क्वाड्रेंट्स में क्या करो? अदर क्वाड्रेंट में उसको जस्ट, मतलब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ मान लो, तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ रखो, बाकी क्वाड्रेंट में उसी की इमेज ले लो। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या बचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कुछ ऐसा बचेगा। देखो एक ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इतना बड़ा रहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा आपको ताकि समझ में आए। तो ये इतना बचा ना, तो अब इसी का इमेज यहाँ ले लो। देखो
इसी का इमेज जो है ना यहाँ ले लो, फिर यहाँ ले लो और फिर यहाँ ले लो, बस ये बन गया ग्राफ। ये है कितना कितने, तो भाई ये 1/2 घटाया था ना, तो ये भी 1/2 है और उतना ही नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 है। अच्छा ये 2 वाले हैं, मतलब 2 मतलब काफ़ी बड़े हो गए ये, तो ये इनको इनको कुछ ऐसा बना लो, ये कुछ ऐसे हैं, 2 वाले हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। अपने ग्राफ किस में चाहिए, इससे कम में, मतलब इसके नीचे। भाई इसका ग्राफ आता है ना बनाने, x इज लेस इक्वल टू -2, मतलब -2 और 2 के बीच में। ये क्या कह रहा है, 2 और -2 के बीच में, तो यही ना बचा बीच के ग्राफ, है ना, बताना। अगर मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, पहले बोल रहा हूँ ना इक्वालिटी बना लो, तो इक्वालिटी में क्या आएगा, -2 और 2। अब बीच की बात कर रहा था ना, बीच का एरिया कोई भी पॉइंट रख कर सेटिस्फाई करवा सकते हो आप। तो अब आप देख लो कि अपने को कौन सा एरिया चाहिए, अपने को एरिया चाहिए इससे छोटा और इससे इससे बड़ा एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं एरिया। देखो अपने को निकालने के लिए ना ये वाले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। पहले तो चेक कर लो कि ये 0 कहाँ होगा, तो पहले x और y दोनों पॉजिटिव रख के वो पॉइंट निकाल लो। तो y + 1/2 इज इक्वल टू e की पावर में -x। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x कहाँ पे 0 होगा, तो x जहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे y कहाँ पे 0 होगा, सॉरी y जहाँ पे 0 होगा, e की पावर -x वहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा, तो यानी -x क्या होगा वहाँ पे, ln2 होगा, सॉरी ln1/2 होगा, तो x क्या होगा, ln2 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ln2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ln2 का वहाँ 0 है। अपन क्या कर सकते हैं ना, देखो पहले वाले के निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर से वही दिख रहा है। तो ये 2 दिख रहा है ना आपको, ये 0,2 है, ये भी क्या है 2,0 है। इस पूरे की एरिया निकालोगे ना, तो इस पहले वाले क्वार्टर की से बता रहा हूँ, क्या आ जाएगी, 2 × 2 4/4 आ जाएगी ना, 4 तो इस पूरे की हो जाएगी, और 4 नहीं होगी यार, देखो देखो 2 इधर है ना, और 2 ऊपर है, 4 से तो पहले वाली की हो जाएगी। देखो टोटल 16 होगी ना, तो 4 × 4 16, तो पहले वाले की सिर्फ बॉक्स की बात करूँ तो 4 होगी पहले वाले बॉक्स में, ठीक है ना। अब 4 में से क्या घटाना पड़ेगा, तो इतना रीजन घटाना पड़ेगा, ये वाला रीजन घटाना पड़ेगा। तो ये रीजन है क्या, तो इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 0 से लेकर के ln2 तक। कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, ये देखो, ये है e की पावर -x - 1/2 टाइम्स ऑफ dx, ये इसका ग्राफ है। अब इसके ग्राफ को आप 0 से ln2 तक मल्टीप्लाई करो, ये जो ये आंसर आएगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको क्या आने वाला है, आंसर आ जाने वाला है, ये ठीक है। इसी के साथ आपको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर आएगा। इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड वी कैन मूव टू द एंड। दिस वाज इट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल। अगर जितने भी आंसर्स मैंने अधूरे रखे हैं, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, एंड आप यहाँ आकर के डेफिनेटली अपना पोस्ट कर सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया, मुझे आंसर वेरीफाई करना है, आप यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है ना। वहाँ मैं पूरे आंसर एक साथ सेंड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के कितने 3 महीने बच रखे हैं, तो लास्ट के 3 महीने बच रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखो कुछ बातें अपन बहुत ध्यान से अपने को रखनी है, ठीक है ना। लास्ट के 3 महीने बच रखे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर इस टाइम पे मैं बोलूँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके अपने लेक्चर नोट्स अलॉन्ग विद दैट जो क्लास की इलस्ट्रेशन है, एंड इसके साथ पीवाईक्यू। डियर स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं लास्ट के टाइम पे। पीवाईक्यू जेईई मेंस के लिए अगर आप 2021 से लेकर के 2025 का सही से सॉल्व करते हो, सही से क्या मतलब है, मतलब आप समझ के सॉल्व करते हो, रादर देन आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखने के, आप प्रोसेस को समझते हो एंड पूरे सॉल्व कर ले जाते हो टॉपिक वाइज, ईच एंड एवरी टॉपिक के, तो मैं मान ही नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स कि आपका 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल से कम मैथ्स में आ रहा हो। 99 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आप सही से तमीज से सॉल्व कर जाते हो सारे पीवाईक्यूज को। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स अभी भी पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो, वरना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या क्वेश्चन आया है वो आपको एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि इतने सारे पेपर आ चुके हैं, तो वो उस चीज़ के हेल्प से आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर फेवरेट है हमारे जेईई मेंस का, कौन सा आपका फेवरेट नहीं है। तो
तो पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए डियर स्टूडेंट्स, जम के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अलॉन्ग विद दैट एक और बात कहूँगा डियर स्टूडेंट्स, जो बार बार कहता हूँ, 2.5 महीने बचे हैं यार, अब 2.5 महीने से भी कम बचे हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे नहीं दिवाली ब्रेक पे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे, या ध्यान रखो ये टाइम वापस घूम के नहीं आएगा, पूरी ज़िंदगी पछताओगे आप, और ये टाइम वापस नहीं मिलेगा आपको। विश्वास मानो डियर स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये कीमती टाइम है। आप ज़िंदगी में कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी पैसा कमाने लगो, एक जो बेस्ट कॉलेज का टैग है, पहले बात तो ये इंपॉर्टेंट बात समझना आपकी, ये जो कॉलेज का टैग आईआईटी होता है ना, आप नॉन आईआईटी हो क्योंकि बहुत अच्छा ज़िंदगी में कर सकते हो, पर मेरी विश्वास मानो, मेरी बात मानो, मैं आपको कैसे ये चीज़ एक्सप्रेस करूं कि अगर आप एक नॉन आईआईटीएन हो ना, आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप एक नॉन आईआईटीएन हो और अगर आप यहाँ आईआईटी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आगे चल करके ज़िंदगी के जितने मोड़ आएंगे ना, जितने टेस्ट आएंगे ना, ये एंट्रेंस एग्जाम जो एंट्रेंस लाइक क्राइटेरिया है जो कॉलेज के लिए, तो बहुत छोटी चीज़ है। इसके बाद कॉलेज के बाद जॉब आएगा, जॉब के बाद जॉब में प्रमोशन आएगा, जॉब के बाद आप कहीं बिजनेस खोल लोगे, वो बिजनेस में इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, वहां की बात बता रहा हूं, लाइक कहीं पे भी जाओगे। इनफैक्ट आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने किसी अच्छे स्कूल में भी जाओगे ना, वहां भी आपकी डिग्री देखी जाएगी, और वहां भी अगर आप नॉन आईआईटीएन हो ना, तो आपको साइड में बिठा करके एक छोटा सा वर्बल राउंड टेस्ट का होगा। तो विश्वास मानो, अगर आप इस एग्जाम में फेल करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आने वाले जिंदगी में हर मोड़ पे आपको फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप हमेशा उसी शक के दायरे में, हमेशा उसी एग्जाम की कसौटी पर ना रहो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पर एक टैग रहे जिसके साथ आप स्मूथली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बार बार कोई आपका टेस्ट ना ले रहा हो, अगर आप ऐसा चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, तो जान लगा दो, जान लगा दो। अपने 2.5 महीने जो लास्ट के बचे हुए हैं, मेंस 1 ढंग से निकाल लिया अगर आपने, तो ही आप एडवांस सही से फोकस दे पाओगे। अप्रैल अटेम्प्ट के बाद टाइम बहुत कम बचता है एडवांस के लिए, तो जान लगा करके मेंस अच्छे से क्लियर कर लो, सो दैट आप एडवांस के लिए बढ़िया से टाइम निकालो, बढ़िया से प्रिपेयर करो, एंड वो जो टैग की बात कर रहा हूं ना, वो टैग आप लगा पाओ डियर स्टूडेंट्स। वो टैग अगर आप नहीं लगा पाओगे, मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है मैं आपसे सिर्फ ऐसी फॉल्स मोटिवेशन दे रहा हूं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। जो चीज़ मैं फेस किया हूं वो चीज़ आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट लाइफ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इफ यू गेट फेल इन दिस एग्जाम। सो ट्राई टू गिव ऑल एफर्ट यू हैव, लाइक कुछ भी कमी मत छोड़ो, दिन रात एक कर दो, सोना जागना सब भूल जाओ। मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट मेंस तक, मेंस जनवरी 10 तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स रिवाइज होने चाहिए, पीवाईक्यूज डन होने चाहिए, मॉक्स दे दिए होने चाहिए, एटलीस्ट 15 से 20 मॉक्स आपको देने ही होंगे। अगर आप ये करके सही से जेईई मेंस निकाल लेते हो अपने जनवरी अटेम्प्ट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आईआईटी का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। 4 महीने आपको बढ़िया से तैयारी करके, 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, बढ़िया से तैयारी करो और आपको आईआईटी में घुसने का मौका मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज यही एरिया अंडर द कर्व खत्म होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे विद डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जम के पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।